गुड मॉर्निंग आन्या, गुड मॉर्निंग अमन, गुड मॉर्निंग दिव्या, निकिता गुड मॉर्निंग, हर्षिता गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नीतू, गुड मॉर्निंग शिवानी, गुड मॉर्निंग नूर, गुड मॉर्निंग अर्तिरा। सर मैं आपको टेलीग्राम पे मैसेज कैसे करूं? आज ग्रुप बन जाएगा, कल मेरी रात में बात हुई थी। तो आज एनी हाउ ग्रुप बन जाएगा, आप सब लोग उसमें ऐड भी रहोगे, मैं भी उसमें रहूंगा, ठीक है? तो मेरी पर्सनल आईडी पर भी कर सकते हो और ग्रुप पे भी कर सकते हो, ठीक है? आज एनी हाउ गुड बन जाएगा, एनी हाउ ग्रुप बन जाएगा, ठीक है? गुड मॉर्निंग हर्षिता, गुड मॉर्निंग नंदिनी, तानी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जानवी, गुड मॉर्निंग शकील, गुड मॉर्निंग मोहित, मैं अच्छा हूँ नूर, आलोक गुड मॉर्निंग, पवन गुड मॉर्निंग। कल आईसीए के बेटा वो तुम उसमें जाओगे डीसी ऐप पर, वहां पर तुम्हारे आईआरएफ के नोट्स, आईआरएफ के प्रैक्टिस क्वेश्चन, आईआरएफ की पीपीटी जिससे मैंने परसों पढ़ाया था, और प्लस नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट करके होगा, उसके नोट्स और उसके पीवाईक्यूज सारे अपलोडेड हैं, सारे अपलोडेड हैं बेटा। हाँ हर्षिता, कल मैंने कुछ को रिप्लाई किया था, कुछ को रिप्लाई नहीं कर पाया था। गुड मॉर्निंग ईशान, गुड मॉर्निंग रोहित, गुड मॉर्निंग रिद्धि। क्रैश कोर्स में जो पीडीएफ अपलोड होते हैं वो हमें शो ही नहीं हो रहे हैं। तुम लोगों को तो ऑलरेडी सारे मिल चुके हैं नंदिनी, तुम लोगों को तो, गुड मॉर्निंग निखिल, तुम लोगों को तो सब मिल चुका है ना? तुम उसमें जाओगे कंटेंट में तो वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल हैं। गुड मॉर्निंग अलीना। तो उसमें सारे नोट्स अवेलेबल हैं, पीवाईक्यूज भी अवेलेबल हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन की बुकलेट अलग है, नोट्स की बुकलेट अलग है, और नोट्स में हर चैप्टर के बाद में भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तुम लोगों के पास में सॉल्व करने के लिए, है ना? हर्षिता मुझे वो सर्च करने पड़ेंगे, उसमें बहुत टाइम लगेगा, मैं ढूंढ लूंगा, ढूंढ करके मैं भेज दूंगा, ठीक है? रोहित तुमने मैसेज किया था मेरे को, मैंने तुम्हें कॉल भी किया लेकिन टेलीग्राम पर, लेकिन बात तुमसे हो नहीं पाई थी, उस आंसर में थोड़ी सी गड़बड़। अगर केवल लेंथ की बात है तो लेंथ तो ठीक है, ठीक है। दूसरा मैंने कल एक वीडियो भी शूट किया था राइटिंग के ऊपर, ठीक है? तो मुझे लगा तुम लोगों के भी बहुत काम में आएगा, तो जिन बच्चों को राइटिंग में इश्यूज हो रहे हैं तो उनके लिए है वो वीडियो, तो वो आज वो अपलोड होगा यूट्यूब पर, तो देखना, उससे बहुत हेल्प मिलेगी तुम लोगों को। बाकी यहाँ पर क्लास में तो मैं करवाऊंगा, थोड़ा कंटेंट हो जाए, थोड़ा इतना तो हो जाए कि जिससे क्वेश्चन बनते हो, है ना? अच्छा, अब एक चीज फटाफट से बता दो। ठीक है नंदिनी, मैं देख लूंगा। डे 2 होमवर्क डन, चलो वेरी गुड। मैं यही पूछने वाला था, जितने स्टूडेंट्स क्रैश कोर्स के हैं, ठीक है, जिन बच्चों ने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया है मे के लिए, जो रेगुलर बैच के हैं मे के, मैं उनसे नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है? जो क्रैश कोर्स के हैं मे के, मैं उनसे एक चीज पूछ रहा हूँ कि सबसे पहले तो एक चीज ये बताओ, आप लोगों की पढ़ाई ठीक चल रही है? 2 दिन निकल गए, 2 दिन आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? और दूसरा, होमवर्क प्रॉपरली हो रहा है, सब समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी तरीके की? गुड ईशान, बेटा रिवीजन साथ साथ में करते रहना, उसमें कोई भी लापरवाही नहीं, है ना? वेरी गुड अन्या, वेरी गुड। हाँ अन्या पूछ लो, जो भी डाउट है पूछ लो। गुड मॉर्निंग निकिता, गुड सोबिया, गुड दिव्या। अन्या बेटा डाउट पूछ लो। अगर आपको बोल करके पूछना है तो आप हैंड रेज भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। उज्जवल गुड मॉर्निंग। आन्या, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और हैंड रेस करना चाहो तो हैंड भी रेस कर सकते हो, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो बेटा लास्ट टर्न पर सबसे पहले तो एक चीज मैं बता दूं कि सब लोगों ने जो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है, 5 नंबर ये फ्री के हैं बेटा, इसके जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं ये दो, ये मैंने होमवर्क के लिए दिए थे, ये दोनों सबके हो गए। ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिए थे, ये सबके हो गए,
चलो गुड, बस मुझे एक चीज यही पूछनी थी। ठीक है, तो चलो देखो लास्ट टर्न पर अन्या देखो, मैंने इसके लिए जब पहली क्लास हुई थी ना तभी मैंने इस चीज को बता दिया था, क्योंकि मुझे भी पता था कि आप लोगों की 10 घंटे की तो क्लास चल रही है। अगर 2 घंटे की क्लास मान लो, आधे घंटे का ब्रेक मान लो, तो 10 घंटे की क्लास चल रही है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि नाइट स्टडी ही करनी पड़ेगी, आपको 5 से 6 घंटे सोना है। और उसके बाद में मैंने पूरा का पूरा आपका टाइम टेबल बनाया था, प्लान किया था कि आपके पास में 7 से 8 घंटे बच रहे हैं, और वो 7 से 8 घंटे आपको बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइज करने हैं। वही बेस्ट टाइम है रिवीजन का। क्लास में इस तरह से पढ़ो, मेरी बात समझना, जिनके पास में टाइम की शॉर्टेज आ रही है ना बेटा, तो ये समझो क्लास में इस तरह से पढ़ो कि क्लास में ही चीजें समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लास में ही क्लियर हो जाए। मेरे से 10 बार पूछोगे, मैं 10 बार बताऊंगा, कोई इशू नहीं है। क्लास में इस तरीके से पढ़ना है कि क्लास में ही सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और फिर जो राइटिंग प्रैक्टिस है और जो रिवीजन है, रिवीजन का मतलब मैंने एक बार गो थ्रू कर लिया सारा, फिर उसके बाद में मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, हो गई हमारी प्रैक्टिस, हो गई हमारी एग्जाम की तैयारी। बस केवल इतना काम करना है। एक बार क्लास में हमने अच्छे से पढ़ लिया, एक बार घर पे हमने रीडिंग लगा ली, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो मोटा मोटा हमने 2 बार पढ़ लिया। ठीक, एक बार एग्जाम में जाने से पहले हम लोग पढ़ लेंगे, 3 बार हो गया। अगर 3 बार आपने एग्जाम से पहले अच्छे से चीजों को पढ़ा हुआ है, क्वेश्चंस हाथ से सॉल्व किए हुए हैं, बेटा 100% रिजल्ट पॉजिटिव जाएगा, है ना। बेटा आज ग्रुप बन जाएगा, एक बार ग्रुप बन जाएगा फिर उसके बाद में डीपीपी जाएगी। ठीक है, तन्मय देखो कुछ थोड़ा बहुत पोर्शन तो लर्न करना पड़ेगा, जैसे कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, आप अपने मन से थोड़ा बहुत बना करके लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत आपको लर्न करना पड़ेगा, थोड़े बहुत कीवर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे। डी डीडीपी का मतलब डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर आपको मिलेगा। ठीक है, आज एक बार ग्रुप बन जाएगा फिर उसके बाद से मिलेगा। ठीक, और दूसरा केवल उतना कंटेंट हो जाए ताकि मैं पहले आपको ये बताऊं कि लिखना कैसे है। जब मैं आपको ये बताऊंगा ना कि लिखना कैसे है, तभी तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस का फायदा है, तभी तो आप लोग लिख पाओगे, है ना। तो पहले हम लोग एक बार ये समझेंगे कि राइटिंग करनी कैसे है, फिर उसके बाद में मैं आपको डेली प्रैक्टिस पेपर दूंगा। ठीक है, और वैसे भी आपके पास डीसी ऐप पर इतने सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, इतने सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, वही क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लो तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। अन्य अन्य का सर नाइट में जॉब करती हूँ तो टाइम नहीं मिलता, ओहो। नीतू बेटा, लॉ लेखन इसी में ही चल रहा है। ठीक है, अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, फिर उसके बाद में अभी राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे 1-2 क्लासेस के बाद से। हाँ लीना, मैं लिख करके क्लास में ही बताऊंगा, मैं क्लास में क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा फिर उसके बाद में तुम लोगों को दूंगा। ठीक है, आन्या बेटा ये तो तुमको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो तुमको मैसेज मतलब ये तो या तो तुम लीव लो ऑफिस से कुछ समय की, इस समय तो बेटा तुम्हें लेना पड़ेगा। मतलब जॉब और पढ़ाई दोनों एक साथ बहुत मुश्किल है कि दिन में तुम पूरी सेल्फ स्टडी कर रही, दिन में तुम पूरी क्लासेस ले रही हो, रात में अगर तुम ऑफिस में जा रही हो, तो फिर तुम्हारे पास में रिवीजन का टाइम कहाँ से बचेगा। या तो ऑफिस में जब सब लोग सो जाए उसके बाद में रिवीजन करो, यही चीज हो सकती है ना। या तो फिर ऑफिस से लीव लो कुछ समय की। ठीक है, ठीक है, चलो देखो, तो देखो लास्ट टर्न पर हम लोग कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम है तो मैनेज हो सकता है अन्य। अगर वर्क फ्रॉम होम है तो फिर मैनेज हो सकता है। हाँ अर्थिरा, संडे को भी क्लासेस होंगी, संडे को भी क्लासेस होंगी, 35 डेज कंटिन्यूस क्लास होगी सारे सब्जेक्ट्स की। ठीक है, तो देखो लास्ट टर्न पर हम लोग कर रहे थे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो हम लोगों ने सेक्शन 10 पढ़ा और अदर्स पढ़ा, तो अदर्स वाले सारे पॉइंट हम लोगों के हो गए थे। उसके बाद में आता है आपका सेक्शन 10 में, तो सेक्शन 10 में हम लोगों ने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पढ़ा, फ्री कॉन्सेंट पढ़ा। ठीक है, उसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का पूरा एक चैप्टर है आपके में, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का पूरा एक चैप्टर है आपके में, उसमें हम लोग डिटेल में कवर अप करेंगे। अभी फिलहाल के लिए मान करके चलो कि कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का मतलब क्या है। देखो कौन कौन से लोग कैपेबल होते हैं,
कौन कौन से लोग कैपेबल होते हैं, कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट? हर कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता बेटा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तो हम लोगों ने समझा, ठीक है। हर कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। कुछ लोग ऐसे हैं जो अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं होगा। कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बाहर रखा गया है। कौन कौन से लोग हैं बेटा? सबसे पहले तो माइनर। माइनर का मतलब क्या हो गया? बिलो 18 ईयर्स। 18 साल से कम का अगर कोई भी है तो वो माइनर है, ठीक है। माइनर अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं होगा। ठीक है झंकार, मैंडेटरी नहीं है। जिन लोगों को आता है बेटा, ठीक है, वो लोग सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप लोग तो पढ़ ही चुके हो, आप लोग को डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। ठीक है, ठीक। तो माइनर बिलो 18 ईयर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड का मतलब क्या होता है? जो मेंटली डिस्टर्ब्ड हो। ऐसा कोई भी पर्सन जो मेंटली डिस्टर्ब्ड हो, उसको भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बाहर रखा गया है कि अगर ये किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो ये वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, ठीक है, तो वहां पर कुछ राइट्स आते हैं और कुछ लीगल ऑब्लिगेशन अराइज होती है, ठीक है। जब आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करोगे तो ये दो चीजें जरूर होंगी, राइट्स भी होंगे और लीगल ऑब्लिगेशन भी अराइज होगी। जब हमारे पास में राइट्स ज्यादा हैं, अधिकार ज्यादा मिल रहा है और ऑब्लिगेशंस कम है, तो इसका मतलब यू आर इन प्रॉफिटेबल सिचुएशन। आप प्रॉफिटेबल सिचुएशन में, जब हमारे पास में अधिकार ज्यादा है और ऑब्लिगेशंस कम है, तो इसका मतलब एक आदमी उतना मैच्योर्ड होना चाहिए, उतना समझदार होना चाहिए कि वो इस बात को ये जज कर सकता हो कि इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसान वाला है। और अनसाउंड माइंड और माइनर इस बात को बेटा जज नहीं कर सकते, इस बात को जज नहीं कर सकते कि इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना उनके लिए अच्छा है या खराब है। तो इस वजह से इन दोनों को बाहर रखा गया है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। और तीसरा है बेटा डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ का मतलब हो गया एलियन एनेमी, इंसॉल्वेंट, कॉन्विक्ट, और भी बहुत सारे लोग हैं। ये हम लोग जो ये वाली यूनिट आएगी तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिसको लॉ खुद ही डिस्क्वालिफाइड कर देता है। ये बोल देता है कि भाई अगर ये कैटेगरी के आप हो तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, और अगर आपने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया तो फिर वो वैलिड नहीं होगा। एलियन एनिमी का मतलब क्या हुआ? जिस देश के साथ में हमारी वॉर चल रही हो, जो हमारा दुश्मन देश है, उसके उस देश में रहने वाले सारे के सारे लोग हमारे लिए एलियन एनिमी होते हैं। जिस देश के साथ में हमारी वॉर चल रही हो, उस देश के जितने भी सिटीजन हैं वो सारे के सारे हमारे लिए दुश्मन होंगे। अगर उनके साथ में आपने कोई भी एग्रीमेंट किया है तो वो एग्रीमेंट कभी भी वैलिड नहीं होगा। इंसॉल्वेंट, अगर किसी भी पर्सन को कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया, अगर किसी भी पर्सन को कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट का मतलब जो जेल में, जिसको कोर्ट ने दोषी मान लिया है, जिसको कोर्ट ने सजा सुना दी है, तो जब तक वो सजा में, जब तक वो जेल में, तो जेल में रहने के दौरान वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। नहीं ईशान, पाकिस्तान नहीं बेटा। इस समय अगर आप देखो तो पूरी दुनिया में हमारा कोई भी एलियन एनिमी नहीं है, ठीक है। एलियन एनिमी का मतलब जिस पर्सन के साथ में हमारी वॉर चल रही है। अभी इंडिया की वॉर किसी के साथ नहीं चल रही है। इंसॉल्वेंट पर्सन का मतलब होता है अलीना, जिस पर्सन की लायबिलिटीज उसकी एसेट से ज्यादा है, जिस पर्सन की लायबिलिटीज उसकी एसेट से ज्यादा है, यानी उसकी एसेट को बेच करके भी पूरी लायबिलिटीज मीट आउट नहीं हो सकती,
तो ऐसे पर्सन को कोर्ट क्या करती है, कोर्ट इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करा देती है, यानी कि दिवालिया। ठीक है, तो जब तक वो इंसॉल्वेंसी में है तो उस दौरान वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, हुई तो थी अभी एलियन, देखो वॉर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना समझो कि छोटी मोटी अगर बॉर्डर पे लड़ाई चल रही है, उन्होंने हमारे 2 सैनिक मार दिए, हमने उनके 4 सैनिक मार दिए, इसको वॉर नहीं बोला जाता। वॉर का मतलब बेटा होता है डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉर को डिक्लेयर नहीं करते कि हाँ भाई अब हमारी वॉर चल रही है, तब तक उसको वॉर नहीं माना जाता। ठीक है, वॉर का मतलब होता है डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देखो एक बार, तो मैंने आपको बताया बेटा कि अगर कोई भी पर्सन है 18 साल का होना चाहिए, अगर 18 साल से कम का है, ठीक है, तो फिर वो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होगा। हर एक पर्सन साउंड माइंड का होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए। अगर कोई भी ल्यूनेटिक है, ल्यूनेटिक का मतलब क्या होता है, ल्यूनेटिक का मतलब होता है कुछ समय के लिए अनसाउंड माइंड का हो जाता है। देखो दिमागी बीमारियां कई सारी तरीके की होती हैं। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन ऐसा है कि 2-4 घंटे के लिए अनसाउंडनेस में आ जाता है, अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो वो जो 2-4 घंटे का समय, उस दौरान वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। इडियट, इडियट का मतलब क्या होता है, इडियट का मतलब होता है जो कंप्लीटली पागल हो, जो कंप्लीटली पागल हो, तो वो भी एग्रीमेंट में एंटर नहीं कर सकता। और ड्रंकन पर्सन, ड्रंकन पर्सन का मतलब क्या हुआ, ड्रंकन पर्सन का मतलब जिसने शराब पी हो। इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन का मतलब जो नशे में हो। तो मैंने आपको एक चीज बताई ना कि भाई किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए आपका मेंटली फिट होना जरूरी है। अगर कोई भी पर्सन इस सिचुएशन में है कि वो इस बात को जज नहीं कर सकता कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना उसके लिए अच्छा है या खराब है, तो उसको अनसाउंड माइंड की कैटेगरी में डाला गया है। भले ही वो ल्यूनेटिक हो, यानी कि कुछ समय के लिए पागल रहता हो, इडियट हो, इडियट का मतलब परमानेंटली पागल हो, ड्रंकन हो, ड्रंकन का मतलब उसने शराब पी हो, शराब के नशे के दौरान अगर उसने कोई भी एग्रीमेंट किया तो वो वैलिड नहीं होगा। चौथा इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन का मतलब जो किसी भी तरीके के नशे में, उसने ड्रग्स लिए हो या कोई भी नशा किया हो। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से, जैसे होता नहीं दिमागी बुखार, कभी कभी फीवर दिमाग पे चढ़ जाता है। ठीक है, तो उस दौरान अगर कोई भी पर्सन है तो वो एग्रीमेंट में एंटर करता है, तो वो एग्रीमेंट कभी भी वैलिड नहीं होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ईरान वर्सेस इसराइल, यूएसए वर्सेस ईरान, ये सब है आपस में। ठीक है, डन है यहां तक। अब देखो नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट आता है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का देखो मतलब क्या होता है, कंसीडरेशन का मतलब होता है बेटा, कंसीडरेशन मैंने कल भी बताया था आपको, समथिंग इन रिटर्न, यानी बदले में हमको क्या मिल रहा है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन का होना जरूरी है। कल हम लोगों ने एग्रीमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, यही तो पढ़ी थी ना। तो कंसीडरेशन का दोनों पार्टीज के लिए होना जरूरी है। कंसीडरेशन का मतलब मैंने बताया था समथिंग इन रिटर्न, इसको लैटिन टर्म में बोलते हैं, इसको याद रखना, क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो, क्विड प्रो क्यो का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, यानी बदले में हमको क्या मिल रहा है। ठीक है, और मैंने कल आपको यह भी बताया था कंसीडरेशन का मतलब केवल पैसा नहीं होता है। कंसीडरेशन का मतलब कोई भी ऐसा सेटिस्फेक्शन जो आपको मिल रहा हो, उसको ही कंसीडरेशन मान लिया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने एक सीए से बोला कि भाई तुम मेरा रिटर्न फाइल कर दोगे, उसने बोला ठीक है रिटर्न फाइल कर देंगे, 2,000 रुपए लगेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो अब देखो, तो सीए को तो 2,000 रुपए मिल रहा है, तो सीए के लिए तो कंसीडरेशन हो गई 2,000 रुपए, लेकिन मुझे क्या मिल रहा है, कुछ नहीं, लेकिन मेरा काम हो रहा है ना, मेरा रिटर्न फाइल हो रहा है ना, तो ये मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो मेरा काम होना ही मेरे लिए कंसीडरेशन होगा। तो कंसीडरेशन का मतलब हमेशा जरूरी नहीं है कि पैसा हो,
बदले में आपको कुछ भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो तो उसी को ही कंसीडरेशन मान लिया जाता है। ठीक है, मैं भेज दूंगा बेटा। हाँ, कोर्ट में अर्थरा नहीं फंसेगा, ठीक है, क्योंकि लेकिन बस ये है कि आपके पास में एविडेंस होना चाहिए कि वो बंदा उस समय नशे में था, ठीक है। तो देखो कंसीडरेशन का मतलब यहां पर बताया गया क्विट प्रो क्यो, ठीक है, समथिंग इन रिटर्न। तो और यहां पर यह भी बताया गया कि आपको अगर कोई भी राइट मिल रहा है, कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई भी प्रॉफिट हो रहा है, कोई भी बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, फॉरबियरेंस, डेट्रीमेंट, डेट्रीमेंट का मतलब होता है नुकसान, फॉरबियरेंस का मतलब होता है किसी काम को करने से मना करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन, सफर्ड, अंडरटेकन बाय द अदर। तो कुछ भी हो, देखो आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने में कुछ प्रॉफिट भी होंगे, कुछ लॉसेस भी होंगे, कुछ बेनिफिट्स भी होंगे, कुछ ऑब्लिगेशंस भी होंगी, हर एक चीज कंसीडरेशन में आएगी। तो फाइनली मैंने आपको सेम वही चीज कम शब्दों में बताई कि कंसीडरेशन का मतलब हमेशा पैसा नहीं होता है। किसी भी तरीके से आपको कुछ भी अगर बदले में मिल रहा हो तो उसी को ही कंसीडरेशन मान लिया जाता है, भले ही वो किसी भी तरीके का लॉस हो, किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, किसी भी तरीके से अगर आपको कुछ प्रॉब्लम भी हो रही है उसकी वजह से, लेकिन वही आपके लिए कंसीडरेशन है। डन है। अब देखो एक बार फटाफट से एग्जाम्पल 13, ये सब लोग पढ़ो, देखो क्लियर है। एग्जाम्पल 13 एक बार पढ़ो फटाफट से, देखो डन है। एग्जाम्पल 13 एक बार पढ़ो, देखो क्लियर है। डन। ठीक, अब देखो नेक्स्ट आता है फिफ्थ, लॉफुल कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। लॉफुल कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, देखो सबसे पहले तो कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों के ही बारे में बात कर लेते हैं। कंसीडरेशन के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो बेटा केवल कंसीडरेशन से काम नहीं चलता है, उस कंसीडरेशन का लॉफुल होना भी, सॉरी, उस कंसीडरेशन का लॉफुल होना भी जरूरी है। जैसे अगर मान लो कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी से बोला कि यार मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा, तुम बदले में मुझे ड्रग्स दे दो, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा, बदले में तुम मुझे ड्रग्स दे दो। तो अब देखो तो कंसीडरेशन तो यहां पर भी है, ए के पास से क्या जा रहा है 10,000, बदले में क्या मिल रहा है ड्रग्स, तो ए के लिए कंसीडरेशन ड्रग्स हो गई। बी के पास से क्या जा रहा है ड्रग्स, ए के पास से उसको क्या मिल रहा है 10,000 रुपए, तो इसके लिए कंसीडरेशन क्या हो गई 10,000 रुपए। तो अब देखो कंसीडरेशन तो है, लेकिन क्या ये वैलिड है, नहीं, ये इसकी कंसीडरेशन अनलॉफुल है ना, ड्रग्स तो अनलॉफुल होता है। तो यहां पर बेटा केवल कंसीडरेशन से काम नहीं चलेगा, कंसीडरेशन का लॉफुल होना भी जरूरी है। मेरी बात समझ में आई। अब ऑब्जेक्ट का मतलब देखते हैं, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, पर्पस ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का पर्पस है, जिस पर्पस की वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। और ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी हमेशा लॉफुल होना चाहिए। जिस चीज का आप एग्रीमेंट कर रहे हो, जिस चीज का आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो भी लॉफुल होना चाहिए। तो देखो एक बार ठीक है, तो द कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज नॉट लॉफुल इफ इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अब किसी भी चीज के लिए अगर कानून में प्रोहिबिट किया गया है, कानून में मना किया गया है, प्रोहिबिट का मतलब बेटा क्या होता है, प्रोहिबिट का मतलब मना करना। जैसे अभी मैंने एग्जांपल में आपको ड्रग्स बताया, तो ड्रग्स तो बैन है ना। तो अगर ऐसी कोई भी चीज जिसको लॉ मना करता है, ऐसी कोई भी चीज जिसको कानून मना करता है, या ऐसा कोई भी काम जिसकी वजह से किसी को नुकसान पहुंच सकता है, किसी को फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल इंजरी हो सकती है, तो हर वो चीज अनलॉफुल की डेफिनेशन में आती है। अनलॉफुल अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसका एक पूरा का पूरा चैप्टर भी है आपके में, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको यूनिट में।
तो उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें अनलॉफुल होती हैं, क्या क्या चीजें इलीगल होती हैं, राइट। अब उसके बाद में देखो नेक्स्ट आता है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। कुछ कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जिनको लॉ ने खुद ही डिक्लेयर किया हुआ है। ऑब्जेक्ट मींस हाँ मोटिव कह सकते हो, पर्पस कह सकते हो, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जिनको लॉ ने खुद ही मेंशन किया हुआ है कि भाई इस तरीके के एग्रीमेंट आप नहीं कर सकते। जैसे रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड का मतलब किसी को बिजनेस करने से रोकना। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो किसी को बिजनेस करने से रोकता हो, काम करने से रोकता हो, शादी करने से रोकता हो, लीगल प्रोसीडिंग करने से रोकता हो, तो ऐसे एग्रीमेंट पूरी तरीके से वॉइड होते हैं। तो कुछ कुछ ऐसे एग्रीमेंट हैं जिनको लॉ ने ही एक्सप्रेसली का मतलब लॉ में लिख करके प्रोहिबिट किया गया है, मना किया गया है कि आप इस तरीके के एग्रीमेंट नहीं कर सकते, उसको बोला गया है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। तो एग्रीमेंट हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसको लॉ ने वॉइड डिक्लेयर ना किया। नहीं बेटा, ये जो बेटिंग हो रही है, बेटिंग वाला वेजरिंग एग्रीमेंट आता है, तो ये वेजरिंग एग्रीमेंट के ऊपर भी अप्लाई होता है, वेजरिंग एग्रीमेंट भी वॉइड होता है। अगर दो लोग बेट लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा क्योंकि वो वेजरिंग होगा और वेजरिंग हमेशा वॉइड होता है। तो वेजरिंग को भी लॉ ने वॉइड डिक्लेयर किया हुआ है। तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट, अभी आप बहुत सारे एग्रीमेंट आगे पढ़ोगे जो एग्रीमेंट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है, तो ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं जिनको लॉ ने स्पेशली डिक्लेयर्ड किया हुआ है कि अगर आप ये सारे एग्रीमेंट करोगे तो ये वॉइड होंगे। अभी मैं वॉइड और वॉइड अब इनिशियो के बारे में बात करूंगा जानवी, ठीक है। ठीक, तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा कि क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। गुड मॉर्निंग छवि, ठीक है। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी के लिए। तो अब उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा यूनिट 1 का टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखो, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के होते हैं देखो। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को बेटा 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटी, फॉर्मेशन, परफॉर्मेंस। देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं एक एक करके सारे के सारे आज ही बताऊंगा। जितने भी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये सारे के सारे मैं आज ही बताऊंगा। बस आपको एक काम करना है, कान आंख दिमाग खोल करके मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना है। मैं जो बोलूं अगर आपको रफ में नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जब क्लास ओवर हो जाए तो आज की तारीख में इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि आज जो ये वाला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, इससे आप ये मान करके चलो कि एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन है या वो एक छोटा सा केस लॉ पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जितना मैं बताऊं उतना बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। देखो मैं पूरा इसमें जितना कंटेंट लिखा हुआ है ना, ये पूरा का पूरा मैं ब्रीफ कर दूंगा आपको, बस आपको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना है, ठीक है। देखो आज अपना टारगेट है कि ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट हम लोग खत्म करेंगे, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला, ठीक है। तो देखो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बेटा सबसे पहले आता है आपका अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी। अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी यानी कि वैलिडिटी के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के होते हैं। देखो अभी हम लोग क्या पढ़ करके आए हैं, अभी हम लोग सेक्शन 10 पढ़ करके आए हैं और अदर्स वाला पोर्शन पढ़ करके आए हैं, ठीक है। यानी कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी के लिए सेक्शन 10 में जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं और अदर्स में जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे होने चाहिए। अगर उनमें से एक भी गड़बड़ है, एक भी एलिमेंट मिसिंग है, तो फिर वो एग्रीमेंट कभी भी वैलिड नहीं होगा। मैंने शब्द क्या यूज किया बेटा, वैलिड नहीं होगा, ठीक है। अब वैलिडिटी को भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, या वैलिडिटी को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसका मतलब क्या है कि नॉट वैलिड, ये जो शब्द है ना नॉट वैलिड,
ये लॉ में एक बहुत बड़ा वर्ड है। नॉट वैलिड का मतलब क्या है? ये वैलिड नहीं है। अब अगर ये वैलिड नहीं है तो फिर ये क्या है? तो आप बोलोगे कि सर इनवैलिड है। अगर वैलिड नहीं है तो फिर इसका मतलब ये इनवैलिड है। लेकिन बेटा इनवैलिड के भी पार्ट्स हैं। इनवैलिडिटी भी बहुत सारे तरीके की होती है। कई सारी तरीके की इनवैलिडिटी के कई सारे इफेक्ट होते हैं। जैसे देखो अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी में सबसे पहले तो बताया गया है आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, फिर आपका बताया गया है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, फिर आपको बताया गया है वॉइड एग्रीमेंट, फिर आपका बताया गया है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, फिर आपका बताया गया है इलीगल एग्रीमेंट, फिर आपका बताया गया अन इन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो अब ये तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वैलिड है तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर इनवैलिड है, अगर इनवैलिड है तो इतने तरीके के इनवैलिड होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी पूछ लो या टाइप ऑफ इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट पूछ लो, क्योंकि ये जितने भी टाइप है ना, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट, अनइनफोर्सेबल, ये सारे के सारे इनवैलिड होते हैं। तो इनवैलिडिटी भी बहुत सारे तरीके की होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट इतने तरह के होते हैं। अब एक एक करके सब सारे हम लोग समझते हैं। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो टॉपिक मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूं ये पूरी लाइफ आपके काम में आने वाला है। और राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बच्चे कहते हैं ना कि सर मैं तो 75 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आया, मैं तो 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आया, लेकिन मुझे मार्क्स मिल रहे हैं 25, मुझे मार्क्स मिल रहे हैं 20, मुझे मार्क्स मिल रहे हैं 18। सोचो 75 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करने के बाद में किसी को 20-25 मार्क्स मिल रहे हैं, तो क्यों मिल रहे हैं? उसको लगता है कि हार्ड मार्किंग है। हार्ड मार्किंग नहीं होती बेटा। हम लोग राइटिंग में अपनी प्रेजेंटेशन में कुछ छोटी छोटी सी गलतियां करते हैं, उसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाता है। तो वो कैसे होता है, क्यों होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, और उसको मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ठीक, देखो तो सबसे पहले आता है बेटा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तो बहुत आसान सा है, जो वैलिड हो। वैलिड है इसका मतलब जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स आपने पढ़े हैं, अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में वो सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। प्रॉपर ऑफर है, प्रॉपर एक्सेप्टेंस है, प्रॉपर कंसीडरेशन है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, फ्री कंसेंट है, कैपेसिटी टू पार्टीज है, और लॉफुल ऑब्जेक्ट है, लॉफुल कंसीडरेशन है, सारी की सारी चीजें, तो फिर इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तो आसान सा है। अब आते हैं इन 5 पे, हम 5। ठीक, अब हम 5 में सबसे पहले उठाते हैं हम लोग ये, दो दो करके उठाते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट। हाँ बेटा अदर्स वाला भी आएगा, अदर्स वाला भी आएगा। सर 100 का करके आया था, फिर भी 85 आए थे। तो चलो ईशान, अच्छी बात है, तुम्हारे 50 तो आए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस बार 70 लाओगे। अगर पिछली बार 50 थे तो बेटा इस बार 70 आएंगे ईशान, है ना? इस बार 70 आएंगे। देखो अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट, ये दोनों समझते हैं। देखो यहां पर बेटा क्या लिखा हुआ है? वॉइड। यहां पर क्या लिखा हुआ है? वॉइड। दोनों वॉइड है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर क्या लिखा हुआ है? एग्रीमेंट। तो सबसे पहले तो वॉइड का मतलब समझते हैं कि वॉइड का मतलब क्या होता है। वॉइड का मतलब होता है बेटा नल एंड जीरो, जिसकी वैल्यू कुछ भी ना हो, जिसकी वैल्यू कुछ भी ना हो, जिसको अगर आप कोर्ट में ले जाओ ना, तो कोर्ट कहेगी यार इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तुम इसके लिए कोर्ट कैसे आ गए? चलो अच्छा है, कुछ ना कुछ जब इस तरीके की चीजें होती है ना, तो इसका मतलब चीजें अच्छी चल रही हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ होना चाहिए। हाँ बिल्कुल अलीना, देखो ध्यान से सुनो। अब देखो यहां पर बेटा वॉइड के आगे क्या लिखा हुआ है? एग्रीमेंट। और हम लोगों ने पढ़ा था कि एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट स्टार्टिंग होती है।
किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक क्या होता है? किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक होता है एग्रीमेंट। पहले एग्रीमेंट बनेगा, फिर उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। पहले एग्रीमेंट बनेगा, एग्रीमेंट इज द स्टार्टिंग फेज, और उसके बाद में जब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, वॉइड एग्रीमेंट। इसका मतलब जब ये एग्रीमेंट बना तभी इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो इसका मतलब बेटा इसकी वैल्यू 0 कब हुई? 0 फ्रॉम स्टार्टिंग। स्टार्टिंग से इसकी वैल्यू 0 है। ये बने ना बने, बन गया क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब ये बना तभी ये 0 था, क्योंकि 0 फ्रॉम स्टार्टिंग। 0 फ्रॉम स्टार्टिंग का मतलब क्या हो गया बेटा? वॉइड फ्रॉम स्टार्टिंग। वॉइड फ्रॉम स्टार्टिंग। अब ये जो फ्रॉम स्टार्टिंग है ना, फ्रॉम स्टार्टिंग को लैटिन टर्म में बोलते हैं एबिनिशियो। क्या बोलते हैं? एबिनिशियो। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया वॉइड एबिनिशियो। एग्जाम में आप कभी भी 0 फ्रॉम स्टार्टिंग नहीं लिखेंगे, वॉइड फ्रॉम स्टार्टिंग नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? वॉइड एबिनिशियो। यानी कि जितने भी वॉइड एग्रीमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? वॉइड एबिनिशियो। वॉइड एबिनिशियो का मतलब वॉइड फ्रॉम स्टार्टिंग, यानी ये शुरुआत से ही वॉइड है, शुरुआत से इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब ये बना था, जब ये एग्रीमेंट बना था, जब यहां पर ऑफर हुआ था, एक्सेप्टेंस हुआ था, कुछ भी वैलिड नहीं था, शुरुआत से इसकी वैल्यू 0 थी, तो उसको बोला जाएगा वॉइड एबिनिशियो। एक बार फटाफट से स्पेशली क्रैश कोर्स वाले फटाफट से बता दो बेटा, डन है? यहां तक की कहानी डन है? डन है बेटा? जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं लॉ वो लोग बता दो फटाफट से, डन है? हाँ अभी बताता हूं। ठीक, अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग पढ़ करके आए हैं कि भाई माइनर एग्रीमेंट नहीं कर सकता। माइनर ने एग्रीमेंट किया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अनसाउंड माइंड पर्सन ने कोई भी एग्रीमेंट किया तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। अब मिस्टर एक्स एक माइनर है, इन्होंने वाई के साथ में एग्रीमेंट किया, तो वाई के साथ में एग्रीमेंट किया तो शुरुआत से ही बेकार है, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो बेटा ये एग्रीमेंट क्या कहलाएगा? वॉइड एबिनिशियो। अभी बहुत सारे एग्जांपल आएंगे, ठीक है? डन है? चलो अब देखो यहां पे आते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट तो भाई एंडिंग फेज होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो बेटा अब यहां पर जो वॉइड हो रहा है, वॉइड का मतलब तो हमें पता है 0। यहां पर जो वॉइड हो रहा है वो क्या वॉइड हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो रहा है। यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था, यानी ये एग्रीमेंट भी बन चुका था, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ भी थी, कॉन्ट्रैक्ट में भी बन चुका था। कॉन्ट्रैक्ट में बनने के बाद ये वॉइड हुआ, यानी ये शुरुआत में सही था, ये शुरुआत में सही था, नेवर वॉइड एबिनिशियो। ये कभी स्टार्टिंग से वॉइड था ही नहीं, ये स्टार्टिंग में बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन बाद में आकर के ये क्या हो गया? वॉइड हो गया। इसको बेटा क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सुपर वीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपर वीनिंग इम्पॉसिबिलिटी लिखना मत अभी, ये सारे टॉपिक्स आगे डिटेल में है। सुपर वीनिंग इम्पॉसिबिलिटी या सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। अब इसका मतलब समझना, जब बेटा ये एग्रीमेंट बना था तब सारी चीजें परफेक्ट थी, इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ भी था, कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में बनने के बाद में ये वॉइड हो गया। यानी कि ये वॉइड कब हुआ? ये वॉइड हुआ एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट बना तब सब कुछ सही था, लेकिन जब उस कॉन्ट्रैक्ट पे परफॉर्म करने की बारी आई, जब अपने प्रॉमिस को पूरा करने की बारी आई, तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए जिसकी वजह से परफॉर्म कर पाना इम्पॉसिबल हो गया। तो वहां पर उसको क्या बोलेंगे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो जैसे अगर मान लो कि एक मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया शुगर का, 500 kg शुगर एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर केजी। 500 kg शुगर
₹50 के हिसाब से ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मिस्टर ए मिस्टर बी को सप्लाई करेंगे ऑन 28 जनवरी 2026 को। 28 जनवरी 2026 को 500 केजी शुगर ₹50 के हिसाब से सप्लाई की जाएगी। अब देखो इस कॉन्ट्रैक्ट में कहीं कोई कमी नजर आ रही है? ऑब्जेक्ट भी वैलिड है, कंसीडरेशन भी है, सर्टेनिटी भी है, कंसीडरेशन भी सही है, हर एक चीज परफेक्ट है। दोनों बिजनेसमैन है यानी कि मेजर भी है, कॉमर्शियल एग्रीमेंट भी है, सब कुछ सही है, सारी चीजें सही है, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक। अब अचानक से 26 जनवरी को गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला कि भाई आज रात 12 बजे के बाद से अगर किसी ने भी शुगर की ट्रेडिंग करी, अगर किसी ने भी प्राइवेटली शुगर को ट्रेड किया तो उसको 2 साल की जेल, 2 साल इंप्रिजनमेंट एंड 50,000 रुपए का फाइन देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से मना कर दिया, आज रात 12 बजे के बाद से कोई भी पर्सन शुगर में प्राइवेटली ट्रेड नहीं करेगा। अब आप ये बताओ, क्या मिस्टर ए अब 28 तारीख को मिस्टर बी को शुगर सप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। क्यों? तो देखो, जब ये कॉन्ट्रैक्ट बना तब सब कुछ सही था, लेकिन जब पूरा करने की बारी आई तो बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म कर पाना इम्पॉसिबल हो गया। क्योंकि अब अगर परफॉर्म किया तब तो आप गवर्नमेंट के रूल का वायलेशन करोगे, तब तो वो चीज गलत हो जाएगी, है ना। तो वहां पर अब परफॉर्मेंस कर पाना इम्पॉसिबल हो गया, और ये इम्पॉसिबल किसी भी वजह से हो सकता है। सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, अचानक से बारिश हो गई, आंधी हो गई, तूफान हो गया, सारी की सारी शुगर पानी में भीग गई, बेकार हो गई, कैसे परफॉर्म होगा? वॉइड हो गया। गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, वॉइड हो गया। अचानक से रातों रात कोई कानून बदल गया, वॉइड हो गया। तो यानी कि ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पर परफॉर्मेंस इंपॉसिबल हो गई है, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? उसको बोलेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में वॉइड हो रहा है, तो इस वजह से इसको बोला जाएगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। मेरी बात समझ में आई? हाँ दिव्या, हाँ बिल्कुल। मेरी बात समझ में आई? अभी नूर बताता हूं मैं, अभी बताता हूं बेटा, अभी बताता हूं। डन है सबको? ठीक। अब देखो, बच्चे गलती कहां पर करते हैं आप ये समझना। बच्चे जल्दी जल्दी में जब आंसर्स को ड्राफ्ट करते हैं तो बेटा जहां पर पता चला जहां पर लिखना है वॉइड एग्रीमेंट, वहां पे जल्दी में लिख दिया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जहां पर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लिखना है वहां पे जल्दी जल्दी में लिख दिया वॉइड एग्रीमेंट। तो देखो दोनों में कितना फर्क है। ये बाद में आकर के वॉइड हो रहा है, ये शुरुआत से ही वॉइड है, दोनों के इफेक्ट भी अलग अलग हैं। तो बेटा आप ये समझो कि अगर आपने इसकी जगह पर ये लिख दिया, इसकी जगह पर ये लिख दिया, आपने आंसर लाख बहुत अच्छा लिखा हो, आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 0। क्योंकि आपने तो कंक्लूजन का, डिसीजन का मतलब ही चेंज कर दिया ना। इस वजह से बहुत सोच समझ करके शब्दों का यूज करना चाहिए। कहां पर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लिखना है, कहां पर वॉइड एग्रीमेंट लिखना है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है? नहीं अलीना, केवल गवर्नमेंट, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे और भी बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। आपको ये याद रखना है जहां पर परफॉर्मेंस इंपॉसिबल हो जाए, आपको गवर्नमेंट वाला याद नहीं रखना है। ये तो बेटा मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। ठीक है? आपको ये याद रखना है जहां पर परफॉर्मेंस इंपॉसिबल हो जाए, ये बात आपको याद रखनी है। इसका जो कीवर्ड है ना, इसका कीवर्ड क्या है? सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी या सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है? इम्पॉसिबल वर्ड याद रखना है आपको। उज्जवल एक्स ही अगर मर गया, नहीं बेटा, एक्स के मरने के बाद में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा। नहीं अलीना, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई एक पार्टी जानबूझ करके वॉइड नहीं करा सकता। अगर कोई एक पार्टी कुछ करता है तो फिर उसको सामने वाले को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है? क्या चीज?
दिव्या ने क्या पूछा था, एक्स की डेथ पे कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं वॉइड होगा। अच्छा ठीक है बेटा, देखो अभी हम लोग आगे ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, अभी ये सारी चीजें पढ़ेंगे, दिमाग में क्वेश्चन आना आपका जायज है, लेकिन तो भी चलो मैं बता देता हूं आपको। देखो अगर यहाँ पर एक्स और वाई के बीच में कोई भी एग्रीमेंट हुआ, अगर एक्स की डेथ हो गई तो बेटा उसके जो लीगल हायर्स है ना, उसके जो घर वाले हैं वो परफॉर्म करेंगे। लाइबिलिटी आदमी की खत्म नहीं होती है। अगर किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया हुआ है तो फिर अगर उसकी डेथ हो गई तो फिर उसके जो घर वाले हैं वो परफॉर्म करेंगे। अभी हम लोग एक यूनिट पढ़ेंगे, आई थिंक यूनिट 4 है, ठीक है, उसमें परफॉर्मेंस पढ़ेंगे, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसमें ये सारी चीजें आपको डिटेल में मैं बताऊंगा, है ना। ठीक है, उसका लीगल हायर जो होंगे वो परफॉर्म करेंगे, उसका बेटा होगा, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे। बेटा तन्मय, प्राइम मिनिस्टर के कहने से लॉ चेंज नहीं होता है, लॉ चेंज होता है पार्लियामेंट से। आईआरएफ में मैंने बताया था ना, लेजिस्लेटिव बॉडी है पार्लियामेंट, तो पीएम के चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा, सक्सेशन में चला जाएगा, है ना। ठीक है, तो डन है सबको यहां तक। एग्जाम्पल 18 में दिया हुआ है एक्स के मरने का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। बेटा एग्जाम्पल जो 18 दिया हुआ है ना, तो देखो मिस्टर एक्स ने यहाँ पर राइट अ बुक, बुक लिखने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अभी मैंने बताया कि इसको हम लोग बहुत डिटेल में परफॉर्मेंस वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, तो उसमें आप पढ़ोगे कि देखो वैसे तो अगर किसी की भी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर शुगर की सप्लाई वाला एग्जाम्पल लिया, अगर ए की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो ए का जो बेटा होगा वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। लेकिन कहीं पर कुछ कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जहां पर आपकी पर्सनल क्वालिफिकेशंस डिपेंड करती हैं। जैसे सपोज करो कि एक लॉयर है, उसने एक क्लाइंट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, लॉयर का बेटा जो है वो डॉक्टर है, लॉयर का जो बेटा है वो डॉक्टर है। अब लॉयर की डेथ हो गई, तो अब आप बताओ क्या इसका बेटा जो डॉक्टर है ये केस लड़ सकता है क्या क्लाइंट का कोर्ट में? नहीं लड़ सकता ना, क्योंकि ये तो डॉक्टर है, इसको लॉ के बारे में क्या पता। तो जहां पर पर्सनल स्किल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जहां पर पर्सनल स्किल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। लेकिन जो इस तरीके के होते हैं परफॉर्मेंस वाले, पैसे देने का, गुड सप्लाई करने का, वहां पर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को परफॉर्म करना पड़ता है, लीगल हायर्स को परफॉर्म करना पड़ता है। समझ में आया? डन है उज्जवल? दिव्या डन है ना। इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कब लीगल हायर लायबल होगा, कब लायबल नहीं होगा, उसको हम लोग यूनिट 4 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मोटा मोटा मेन यही याद रखो, ठीक है। तो अब हम लोग को ये याद रखना है कब हम लोगों को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लिखना है, कब हम लोगों को वॉइड एग्रीमेंट लिखना है, ठीक है। वॉइड एग्रीमेंट हमेशा वॉइड एब इनिशियो होगा। और अभी आप पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते चलोगे साथ में कि कौन कौन से एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होते हैं और कौन कौन से एग्रीमेंट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को समझो। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अब देखो देखो वॉइड, इसको ऐसे पढ़ो, वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो वॉइड कराने के लिए एबल है। एबल का मतलब क्या हो गया? कैपेबल। यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड कराने के लिए कैपेबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप चाहो, यू हैव ऑप्शन, आपके पास में ऑप्शन है कि अगर आप चाहो तो उसको वॉइड करा सकते हो। तो अब ऑप्शन का मतलब क्या हुआ? आप चाहोगे तो ये वॉइड होगा, आप चाहोगे
तो ये वैलिड होगा। मेरी बात समझ में आई? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो वॉइड कराने के लिए एबल है, वो सक्षम है, कैपेबल है कि उनको वॉइड कराया जा सकता है। अब कराया जा सकता है, सकता है वर्ड आ रहा है ना, तो इसका मतलब आपके पास में ऑप्शन है कि आप चाहो तो उसको वॉइड कराओ, चाहो तो उसको वैलिड रहने दो। जैसे लास्ट टर्न पर हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए फ्री कंसेंट का होना जरूरी है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए फ्री कंसेंट का होना जरूरी है, यही तो हम लोगों ने पढ़ा। अब आप सोचो कि अगर बाई चांस मान लो कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी के ऊपर गन लगा करके इनसे 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 20 लाख रुपए में परचेज कर ली। जिसकी मार्केट वैल्यू 2 करोड़ की थी वो इन्होंने 20 लाख रुपए में परचेज कर ली, इनके सर के ऊपर गन लगा करके, और इनसे साइन भी करा लिया कॉन्ट्रैक्ट में। अब आप सोचो कि मिस्टर बी ने उस समय डर की वजह से कॉन्ट्रैक्ट में साइन तो कर दिया, और मिस्टर ए ने उनसे साइन करवा भी लिया। अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी के ऊपर गन लगाई थी, डराया था, धमकाया था। यह बात या तो ए को पता है या बी को पता है। पूरी दुनिया की नजर में क्या है? पूरी दुनिया को थोड़ी ना पता है कि डराया गया, धमकाया गया। पूरी दुनिया की नजर में तो यह है कि मिस्टर बी ने अपनी प्रॉपर्टी 20 लाख रुपए में मिस्टर ए को बेच दी, और ये एक नॉर्मल सी चीज है। हो सकता है भाई उनको पैसों की जरूरत हो, उन्होंने बेच दी हो, कुछ भी रीजन हो सकता है। क्योंकि कानून कभी भी ये थोड़ी ना कहता है कि आप चीजों को सस्ते में बेच नहीं सकते। बिल्कुल बेच सकते हो, आपकी चीज आप किसी को मुफ्त में दे दो, कानून को क्या ही फर्क पड़ रहा है। आप उसमें आग लगा दो, किसी को क्या फर्क पड़ रहा है? आपकी ओनरशिप है, आप उसको जैसे चाहे वैसे यूज करो। तो यहां पर मिस्टर बी को डराया गया है, धमकाया गया, ये पूरी दुनिया को तो पता नहीं है। पूरी दुनिया की नजर में ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है बेटा? पूरी दुनिया की नजर में ये कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि 20 लाख रुपए में प्रॉपर्टी बेच दी गई है ना। अब आप समझो, अब अगर मान लो कि बी के साथ में गलत तो हुआ है, ये तो बात तय है कि बी के साथ में गलत हुआ है। अब बी यहां पर कुछ कर सकता है क्या? बी के पास में कुछ ऑप्शन है क्या? बिल्कुल ऑप्शन है। बी यहां पर जाएंगे कोर्ट में, बी यहां पर जाएंगे कोर्ट में, और कोर्ट में जाकर के बोलेंगे जज को कि सर देखिए, इन्होंने उस समय मेरे सर के ऊपर गन लगाई थी, और गन लगाने के बाद में इन्होंने जबरदस्ती मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, और मेरे यहां पर इन्होंने साइन ले ली, और मैं अब इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराना चाहता हूं। अब जज कुछ इन्वेस्टिगेशन करेगा, वो कौन सी इन्वेस्टिगेशन करेगा ये मत पूछना, ये मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। जज यहां पर कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाएगा, कुछ बातों का पता लगवाएगा, और उन बातों का पता लगने के बाद में जज को जब पता चलेगा कि यार बी तो सही बोल रहा है, गलत तो हुआ है इसके साथ में, तो बी वहां पर सॉरी कोर्ट को लगेगा, जज को लगेगा कि बी के साथ में गलत तो हुआ ही है, तो कोर्ट वहां पर क्या करेगा? कोर्ट वहां पर कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर देगा। कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेगा? वॉइड कर देगा। कोर्ट कहेगा भाई इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जाता है, इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 0 है, बी को बी की प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। लेकिन अगर बी कोर्ट नहीं गया, अगर बी कोर्ट नहीं गया तो क्या होगा? तो ये कॉन्ट्रैक्ट जिंदा रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा। तो यहां पर देखो, तो बी के पास में ऑप्शन है ना कि ये कोर्ट जा भी सकता है और कोर्ट नहीं भी जा सकता। अगर कोर्ट चला गया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, कोर्ट नहीं गया तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। दिस इज कॉल्ड वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट। मेरी बात सबको समझ में आई? मेरी बात सबको समझ में आई? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें होंगी। कल मैंने बताया था ना, फ्री कंसेंट में इन 5 चीजों में से अगर कोई चीज है तो फिर उसको माना जाएगा कि यहां पर कंसेंट फ्री नहीं है। डन है? डन है? हाँ अलीना बताओ। तो ये हम लोगों ने पढ़ा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा इलीगल एग्रीमेंट में। अमन, जो तुमने बेटा डाउट पूछा है
ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझना। तुम लोग चूंकि आगे का पढ़ चुके हो, ठीक है, तुम लोग आगे का पढ़ चुके हो, टाइम बार डेट और ये सारी चीजें। जो बच्चे पहली बार लाइफ में लॉ पढ़ रहे हैं, पहली बार चीजों को अगर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी टेक्निकल टर्म्स को समझने में बीच बीच में। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है हम लोगों को कि हम लोगों को रिवीजन कैसे करना है। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वो आगे का पढ़ चुके हैं, उनको कैसे रिवीजन करना है कि जो जो टॉपिक अभी चलते चले आ रहे हैं उसको वो अच्छे से सुने, अच्छे से समझे और अच्छे से पढ़ें। ये जो आप जो चीजें बीच वाली पूछ रहे हो ना, वो सारी चीजें अभी आगे के टॉपिक हैं, अभी वो आगे आएंगी बेटा। तो आगे आकर के अभी मैं अगर बीच में वो सारे टॉपिक डिस्कस करने लगूंगा ना, तो इसका फ्लो भी खराब होगा। और जो पहली बार स्टूडेंट पढ़ रहा है मे के लिए, फिर उसका कहीं ना कहीं फोकस भी टूटता है और फिर वो कंफ्यूज भी हो जाता है कि यार सर ये अचानक बीच में से क्या बताने लगे, मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। अभी जो चीजें फ्लो में चल रही हैं वो चीजें फ्लो में चलने दो। और अगर बाकी आपके कुछ पर्सनल डाउट्स निकल करके आते हैं आगे के, तो आप मेरे से पर्सनल टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। मेरी बात समझ में आई? वो मेरे से आप पर्सनली मेरे से पूछ लो, ठीक है? डन है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक बार और बेटा देखो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कराने के लिए एबल है। यानी कि अगर किसी पार्टी के साथ में गलत हुआ है, अगर किसी भी पार्टी के साथ में गलत हुआ है, ऑप्शन टू अग्रीव्ड पार्टी। अग्रीव्ड पार्टी का मतलब क्या होता है? जिसके साथ में गलत हुआ है। जिस पार्टी के साथ में गलत हुआ है उसके पास में एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? इफ ही और शी wants, then court can avoid these कॉन्ट्रैक्ट। अगर अग्रीव्ड पार्टी के पास में ऑप्शन है कि अगर वो चाहे तो कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करा सकती है, और अगर वो नहीं चाहे, अगर वो कोर्ट नहीं जाए, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। बस केवल इतना करना है। अभी मॉड्यूल से हम लोग डेफिनेशन को देख लेंगे। क्लियर है? जब आपके साथ में गलत होगा तभी तो आप जाओगे ना कोर्ट में। आप सही चीजों को कैंसिल कराने के लिए थोड़ी ना जा सकते हो। क्या आपने मजे मजे में अपनी प्रॉपर्टी बेच दी? ठीक है भाई, ऐसा भी तो हो सकता है कि उस समय पैसों की जरूरत हो, हमने महंगी प्रॉपर्टी सस्ते रेटों में बेच दी और बाद में हम जाकर के कोर्ट में कह रहे हैं नहीं सर इन्होंने जबरदस्ती कही थी। नहीं, तो वहां पर कुछ तरीके होते हैं जिनसे कोर्ट पता लगा लेती है। ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट आता है बेटा इलीगल एग्रीमेंट। नेक्स्ट आता है आपका इलीगल एग्रीमेंट। अब देखो, इलीगल के भी आगे यहां पर क्या लिखा हुआ है? इलीगल के आगे भी यहां पर क्या लिखा हुआ है? एग्रीमेंट लिखा हुआ है। यानी ये भी क्या हो गया बेटा? वॉइड एबिनिशियो। क्योंकि ये भी तो वॉइड है, ये भी तो वॉइड है फ्रॉम स्टार्टिंग। ये भी वॉइड है फ्रॉम स्टार्टिंग। जब ये एग्रीमेंट बना तभी ये इलीगल था, यानी इलीगल है तो लॉ के अगेंस्ट में है। ड्यू टू अगेंस्ट द लॉ। भाई लॉ के अगेंस्ट में है तभी ये स्टार्टिंग से वॉइड है। अब आप सोचो कि जब लॉ के अगेंस्ट में, तो अगर आप कानून के अगेंस्ट में जाकर के कोई भी काम करोगे तो बेटा उसमें पनिशमेंट मिलेगी ना। उसमें क्या मिलेगा? पनिशमेंट मिलेगी। कोई भी इलीगल काम करते हो तो वहां पर पनिशमेंट मिलेगी। ए ने बी के साथ में ड्रग्स का कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये तो इलीगल है, ड्रग्स तो इलीगल है। अब पुलिस अगर कल को पकड़ेगी तो पुलिस तो जेल भेजेगी, है ना? वहां पर पनिशमेंट भी मिलती है। तो बेटा इलीगल एग्रीमेंट एंड वॉइड एग्रीमेंट बोथ आर वॉइड एबिनिशियो। बोथ आर वॉइड एबिनिशियो।
लेकिन इलीगल है, लॉ के अगेंस्ट में है, इस वजह से इलीगल में पनिशमेंट भी मिलती है। नहीं ईशान, हम कभी भी देखो, मॉड्यूल में हो सकता है कुछ जगह पर लिखा हो, कुछ बच्चे भी लिख देते हैं अलग से, लेकिन इलीगल के साथ में हमेशा एग्रीमेंट होता है। इलीगल के साथ में हमेशा एग्रीमेंट होता है, क्योंकि ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। इलीगल चीज कभी भी कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकती। तो इलीगल के साथ में हमेशा इलीगल एग्रीमेंट होता है। अलीना, वो सिचुएशन भी आगे की है बेटा, सेम वही चीज है जो मैंने अभी अमन को बताई, वो सिचुएशन आगे की है। आगे जब धीमे धीमे सारे चैप्टर्स पढ़ोगे तो पता चलता रहेगा कि ऐसे कुछ सिचुएशंस और भी होती हैं जहां पर हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकते हैं, लेकिन आगे की चीज आगे में। ठीक है सर, एक बार और बता दीजिए। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर इलीगल है, इलीगल का मतलब क्या होता है? जो लीगल ना हो। लीगल नहीं है इसका मतलब लॉ के अगेंस्ट में है। अब जब लॉ के अगेंस्ट में है तो फिर वहां पर सही होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसी वजह से यहाँ पर इलीगल एग्रीमेंट लिखा हुआ है, यानी कि ये एग्रीमेंट ही इलीगल है। अब जब एग्रीमेंट ही इलीगल है तो बेटा ये भी तो वॉइड होगा ना स्टार्टिंग से। तो इसी वजह से इसको वॉइड एब इनिशियो बोला गया। इलीगल एग्रीमेंट आर ऑल्सो वॉइड एब इनिशियो। लेकिन अगर आप कानून के अगेंस्ट में जाकर के कोई भी एग्रीमेंट करोगे तो उसमें पनिशमेंट भी तो मिलेगी। तो वॉइड एग्रीमेंट, अगर हम कंपेयर करें वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट में, अगर हम कंपेयर करें वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट में, ये भी वॉइड एब इनिशियो होता है, ये भी वॉइड एब इनिशियो होता है। बोथ आर वॉइड एब इनिशियो। इसमें पनिशमेंट नहीं मिलती है बेटा, इसमें पनिशमेंट मिलती है। अगर आपने माइनर के साथ में कोई भी एग्रीमेंट किया तो क्या आपको जेल जाना पड़ेगा? नहीं, नहीं जेल थोड़ी ना होगी भाई, माइनर के साथ में एग्रीमेंट ही तो किया है, एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इलीगल एग्रीमेंट किया है तो फिर वहां पर पनिशमेंट भी मिलेगी। मेरी बात समझ में आई? तन्मय, बात समझ में आई बेटा? सोबिया, बात समझ में आई? वाइन बेटा, वाइन तो वैलिड है ना। हाँ, वॉइड एग्रीमेंट में बेटा लॉ के अगेंस्ट में नहीं होता, अगर लॉ के अगेंस्ट में तो फिर वो इलीगल कहलाएगा। क्लियर है? क्लियर है सबको? आगे बढ़े। ठीक, अब देखना, अब देखो इफेक्ट क्या होगा। देखो, एक होता है बेटा, अभी आगे पढ़ोगे आप, ठीक है, लेकिन मैं अभी बता देता हूं, इसी टॉपिक से रिलेटेड है तो मैं अभी आपको बता देता हूं। एक आप पढ़ोगे सेक्शन 65, 64, इसको बोला गया है रेस्टिट्यूशन बेनिफिट। इसको बोला गया है रेस्टिट्यूशन बेनिफिट। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो रहा है, कोई भी एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो हो रहा है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो रहा है, कोई भी एग्रीमेंट इलीगल हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर उसका एक इफेक्ट होता है, उसको बोलते हैं रेस्टिट्यूशन। अब रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, ये सेक्शन 65 और 64 में बताया गया है। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है बेटा गेटिंग बैक। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है गेटिंग बैक। गेटिंग बैक का मतलब वापस लेना। गेटिंग बैक क्या? योर एडवांस पेमेंट, यानी कि जो आपने एडवांस पैसा दिया है वो आपको वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं वॉइड एग्रीमेंट का। अगर मान लीजिए कि एक अनसाउंड माइंड पर्सन है, मिस्टर एक्स ने अनसाउंड माइंड पर्सन के साथ में एक एग्रीमेंट किया और अनसाउंड माइंड पर्सन को 10,000 रुपए एडवांस दे दिए। अनसाउंड माइंड पर्सन को 10,000 रुपए एडवांस दे दिए। अब ये एग्रीमेंट तो बेटा वॉइड होगा, वॉइड एब इनिशियो होगा।
तो अब यहां पर क्या है कि अगर आपने किसी भी वॉइड एब इनिशियो एग्रीमेंट में एंटर किया है, यानी कोई भी एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है, तो उसमें बेटा नो रेस्टिट्यूशन है। उसमें नो रेस्टिट्यूशन है, यानी कि जो आपने एडवांस पैसा दिया है वो आपको वापस नहीं मिलेगा। यानी कि मिस्टर एक्स ने अनसाउंड माइंड पर्सन को जो 10,000 रुपए दिए हैं वो वापस नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे बेटा? अनसाउंड माइंड पर्सन था, उसके पास में दिमाग नहीं था, आपके पास में तो था। और लॉ का एक प्रिंसिपल हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द फाउंडेशन नहीं, थ्रू आउट द लाइफ, बेवकूफी की और नेग्लिजेंस की कोई रेमेडी नहीं होती है। अगर आप खुद से अगर कोई भी बेवकूफी कर रहे हैं तो कोर्ट आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, आपको नुकसान आप ही को ही होगा। तो यहां पर ये बंदा तो अनसाउंड माइंड का है, आपके पास तो दिमाग था, आपने एग्रीमेंट करनी नहीं चाहिए था। कोई पागल आदमी को एडवांस पैसा देता है क्या? क्यों दिया आपने? गलती आपकी है। तो यहां पर बेटा आपको कोई भी एडवांटेज नहीं मिलेगा, आपको कोई भी रेस्टिट्यूशन नहीं मिलेगा, आपको आपका दिया हुआ एडवांस पैसा नहीं मिलेगा। ठीक, अब देखना वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में मैंने क्या बताया? जब कॉन्ट्रैक्ट बना था तब सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की बारी आई, यानी कि परफॉर्म करने की बारी आई, तो कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए जिसकी वजह से परफॉर्मेंस इंपॉसिबल हो गई, असंभव हो गई। असंभव का मतलब असंभव, आप सर के बल भी खड़े हो जाओ तो भी नहीं कर सकते। तो वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड हो गया। लेकिन बेटा जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो रहा है उसमें किसी की गलती थोड़ी ना है। लॉ चेंज हो गया, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल दिया, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया। मैंने एग्जांपल दिया शुगर का, शुगर में पानी चला गया, शुगर बर्बाद हो गई, तो इसमें किसी की गलती थोड़ी ना है। तो नो फॉल्ट इसमें होती है बेटा, इसमें किसी पार्टी की कोई गलती नहीं होती। और जब किसी पार्टी की कोई गलती नहीं होती है तो भाई नुकसान क्यों भरें? तो फिर यहां पर बेटा रेस्टिट्यूशन बेनिफिट अलाउड है। रेस्टिट्यूशन बेनिफिट अलाउड है, यानी अगर किसी ने किसी को एडवांस पैसा दिया है तो वो वापस मिल जाएगा। ठीक, जैसे ए ने बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया फॉर कार 5 लाख रुपए में, कि ए बी को 20 जुलाई को कार देंगे और 20 जुलाई को ही बी ए को पेमेंट करेंगे। अब ये चल रहा है अप्रैल, अप्रैल में कॉन्ट्रैक्ट बन गया और जुलाई में ये काम होना है। अब अचानक से मिस्टर एक कार चला रहे थे, अचानक से कार में आग लग गई और कार बर्बाद हो गई। अब कार में आग लग गई, इसमें ए की कोई गलती तो है नहीं। अब बी ने ए को मान लीजिए 10,000 रुपए एडवांस दिए हुए हैं, तो अब कार में आग लग गई, ए की तो कोई गलती नहीं है। अब एक पूरा कैसे कर पाएगा? जब कार ही नहीं है तो देगा कहां से? तो बेटा यहां पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना है ये क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। और यहां पर ए ने जो बी से 10,000 रुपए लिए हुए हैं ये उसको रिटर्न कर देगा, यानी कि रेस्टिट्यूशन बेनिफिट अलाउड है। एक बार फटाफट से बता दो कि ये रेस्टिट्यूशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में? फटाफट से बता दो, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो जिन्होंने क्रैश कोर्स में लिया है, मुझे उनके आंसर जानने हैं बेटा। ये एक बहुत बड़ा, पता है, ऑनलाइन का मैं इसको एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक कहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी क्लास में जो स्टूडेंट है ना, एक एक स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और मैं तुम लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली मुझे नहीं पता चल पा रहा है। कुछ बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कुछ बच्चे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। अगर बेटा किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो बता देना, और रिप्लाई सब लोग करो। एटलीस्ट इतना तो रिप्लाई करो कि सर समझ में आ गया या सर समझ में नहीं आया, दोबारा से बता दीजिए। अर्तिरा क्या हो गया है तुम्हें? अगर ए अनसाउंड माइंड होता और कार, अनसाउंड माइंड बंदा कार चला पाएगा? खुद सोचो, अनसाउंड माइंड पर्सन को लाइसेंस मिलेगा? और अनसाउंड माइंड पर्सन के साथ तो किया गया एग्रीमेंट ही वॉइड होगा ना, शुरुआत से ही वॉइड होगा। वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कैसे कन्वर्ट हो पाएगा? वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कैसे कन्वर्ट हो पाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मैंने क्या बताया? जो शुरुआत में सही था
कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ भी थी, लेकिन बाद में आकर के वॉइड हो गया। डन है बेटा, ठीक है। चलो अब देखो देखो, ठीक है, तो यहां पर ये हो गया। अब देखो, अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में रेस्टिट्यूशन मिलता है कि नहीं मिलता है, एक बार ये देख लेते हैं। बेटा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मैंने क्या बताया था, जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कराने के लिए एबल है, यानी जिन कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कराया जा सकता है, ठीक है। तो वहां पर अगर जैसे मान लो कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल लिया था कि ए ने बी को डरा धमका करके 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 20 लाख रुपए में ले ली। अब बी चले गए कोर्ट। अब कोर्ट यहां पर क्या करेगा, इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करेगा। कोर्ट क्या करेगा, इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करेगा। ए को बोलेगा कि भाई इनको प्रॉपर्टी वापस करो, और बी को बोलेगा इनको आप 20 लाख रुपए वापस करो। यानी दोनों की दी हुई चीजें वापस मिल गई। तो इसका मतलब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में भी रेस्टिट्यूशन बेनिफिट अलाउड है। तो वॉइड एग्रीमेंट में नहीं है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में है, ठीक। अब देखो इलीगल एग्रीमेंट। अब यार इलीगल एग्रीमेंट में तो लॉजिक वाली बात है, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, इसका आंसर आप लोग बताओगे, और सब लोगों का आंसर चाहिए, ठीक है। देखो ए ने बी के साथ एक अग्रीमेंट किया 5 लाख रुपए की ड्रग्स का। ए ने बी के साथ में एक एग्रीमेंट किया 5 लाख रुपए की ड्रग्स का, जिसमें इन्होंने 2 लाख रुपए एडवांस पेमेंट भी कर दी, एडवांस पेमेंट भी कर दी, ठीक है। बाद में मिस्टर बी ने ये ड्रग सप्लाई नहीं किए, मिस्टर बी ने ड्रग सप्लाई नहीं किए, ठीक। अब मिस्टर ए मिस्टर बी से ये 2 लाख रुपए मांग रहे हैं और मिस्टर बी दे नहीं रहे हैं। तो क्या मिस्टर ए कोर्ट में जाकर के ये पैसा वापस ले सकता है? क्या मिस्टर ए कोर्ट में जाकर के ये पैसा वापस ले सकता है? नहीं जाएगा ना। हाँ, रोहित इलीगल एग्रीमेंट लिखेंगे बेटा, ठीक है। नहीं जाएगा ना, क्यों नहीं जाएगा यार। ए अगर कोर्ट में गया, कोर्ट में जाकर के बोला कि सर देखिए इन्होंने ड्रग्स के लिए हमसे 2 लाख रुपए एडवांस लिए थे, ना ड्रग्स दे रहे हैं ना पैसे दे रहे हैं, तो कोर्ट तो कहेगा बेटा पहले तो तुम ही जाओ अंदर, पहले तो तुम ही चलो अंदर। ड्रग्स का एग्रीमेंट करते हो, ड्रग्स के लिए पैसा देते हो, तुम भी तो अपराधी हो, तुम भी तो गिल्टी हो, है ना। तो यहां पर भी बेटा इलीगल एग्रीमेंट में भी कोई भी रेस्टिट्यूशन नहीं मिलता है, ठीक है। डन है, ठीक। डन है। अब एक डिफरेंस मैं आपको बताता हूं, मैं पूरा का पूरा टॉपिक बेटा आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार ध्यान रखना, ध्यान रखना एक बार, ठीक है। जैसे देखो, जैसे मान लो कि ए ने बी के साथ में एक बेट लगाई, ए ने बी के साथ में बेटिंग करी, बेटिंग का मतलब एक शर्त लगाई। मान लीजिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, और दोनों के बीच में मैच को लेकर के एक बेट लगी। ए ने बोला इंडिया जीतेगी, बी ने बोला ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, ठीक। अब बी शर्त जीत गया, बी शर्त जीत गया। अब बी ए से 1 लाख रुपए मांग रहा है शर्त के। अब अच्छा, बी जो है ना वो थोड़ा सा खतरनाक टाइप का आदमी है, मतलब गुंडे बदमाश होते हैं ना ये, तो उस टाइप का है। बी ने ए को बोला कि गुरु शाम तक मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, वरना तुम्हारे हाथ पैर तोड़ करके तुम्हें सीधे अस्पताल में भर्ती करवाएंगे। अब ए डर गया, ए गया सी के पास में। सी इसका एक बहुत अच्छा दोस्त था, ठीक है। इसने सी से बोला कि यार एक बहुत बड़ी गलती हो गई यार, बी के साथ में शर्त लगा ली, बी को 1 लाख रुपए देने हैं, अब बताओ यार क्या करें, मेरे पास पैसे नहीं है, वो धमकी भी दे रहा है। सी ने बोला कि यार चलो कोई बात नहीं, ले लो हमसे 1 लाख रुपए।
सी ने ए को 1 लाख रुपए दे दिए और ए ने बाद में बी को 1 लाख रुपए दे दिए। अब मेरी बात समझना ध्यान से, देखो ए और बी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, ये मेन एग्रीमेंट था और साथ में वेजरिंग था। अभी मैंने आपको बताया बेटिंग करना, वेजरिंग करना, ये भी वॉइड होता है, ठीक है। तो यहां पर ए और बी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ ये वेजरिंग एग्रीमेंट है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जिसको लॉ ने डिक्लेयर किया है कि ये वॉइड होंगे, तो ये वॉइड हो गया, ये एग्रीमेंट वॉइड हो गया, ठीक। अब इस एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए एक ए और सी के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, तो बेटा ये जो ए और बी के एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए ए और सी के बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है ये हो गया एग्रीमेंट नंबर 2। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सबऑर्डिनेट एग्रीमेंट या कोलैटरल एग्रीमेंट। कोलैटरल एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? इसके सबऑर्डिनेट में एक एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए अगर दूसरा एग्रीमेंट किया जा रहा है तो उसको बोला जाएगा कोलैटरल एग्रीमेंट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अब ए ने सी से पैसा लेकर के बी को पैसा दे दिया, अब बाद में ए जो है वो सी को पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो क्या सी कोर्ट में जाकर के ए से ये 1 लाख रुपए रिकवर कर सकता है? यस ही कैन। क्यों? क्योंकि लॉ ये कहता है कि अगर वॉइड एग्रीमेंट के कोलेट्रल में अगर कोई भी एग्रीमेंट हुआ है, वॉइड एग्रीमेंट के सपोर्ट में अगर कोई भी एग्रीमेंट हुआ है तो बेटा ये वैलिड होगा। और जब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तो सी ए से ये 1 लाख रुपए रिकवर कर सकता है। अब मेरी बात यहां पे सुनना, इलीगल एग्रीमेंट में, इलीगल एग्रीमेंट में बेटा जो कोलेट्रल एग्रीमेंट होते हैं ये भी वॉइड होते हैं, ये भी वॉइड होते हैं। जैसे अगर मान लो एग्जांपल नंबर 2, जैसे ए ने बी को एक सुपारी दी, सुपारी का मतलब पता है ना, कॉन्ट्रैक्ट टू किल, मारने की सुपारी, ठीक है। ए ने बी को सुपारी दी कि भाई तुम सी को मार दो, तुम सी को मार दो, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। तो अब देखो ये सुपारी वाला एग्रीमेंट है, किसी को मारने का एग्रीमेंट है, तो ये इलीगल हो गया, इलीगल एग्रीमेंट हो गया, ठीक। अब बी ने सी को मार दिया, अब जब बी ने सी को मार दिया तो बी ए से पैसे मांग रहा है, अब ए के पास में पैसा है नहीं, अब ए को लग रहा है कि यार बी अगर सी को मार सकता है तो मुझको भी मार सकता है, एक मर्डर की सजा भी फांसी, तो दो मर्डर की सजा भी फांसी, 2 बार फांसी थोड़ी ना लगेगी, फांसी तो एक ही बार लगेगी ना। तो जहां वो ए को मार सकता, सी को मार सकता है, वहां पर मुझे ही मार सकता है। अब ये भी डर गए, ये गए अपने दोस्त के पास में, ये गया अपने दोस्त के पास में, सी के पास में, और सी से बोला कि भाई मुझे 5 लाख रुपए की बहुत सख्त जरूरत है, मुझे 5 लाख रुपए दे दो, मैं कुछ समय के बाद में वापस कर दूंगा, ठीक। सी ने बोला भाई चलो ठीक है, इतनी खतरनाक बात है, तुम्हें बी को पैसा देना है, कोई बात नहीं भाई, ले जाओ 5 लाख रुपए। सी ने ए को 5 लाख रुपए दे दिए, ए ने बी को 5 लाख रुपए देकर के अपनी जान छुड़ाई। अब बाद में सी ए से 5 लाख रुपए मांग रहा है, ए दे नहीं रहा है सी को, तो क्या अब सी ए से ये पैसा रिकवर कर सकता है? आंसर इज नो। तो क्योंकि देखो ये मेन एग्रीमेंट है और मेन एग्रीमेंट के सपोर्ट में ये वाला एग्रीमेंट हो रहा है, मेन एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए ये एग्रीमेंट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? कोलेट्रल एग्रीमेंट। और इलीगल एग्रीमेंट के कोलेट्रल में भी जो एग्रीमेंट होता है वो भी वॉइड होता है, और अगर बेटा ये वॉइड है तो इसमें रेस्टिट्यूशन नहीं मिलेगा। तो आपको ये बात याद रखनी है, 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, कब कब रेस्टिट्यूशन बेनिफिट मिलता है, कब कब रेस्टिट्यूशन बेनिफिट नहीं मिलता है, पहली बात। दूसरी बात ये, वॉइड एग्रीमेंट के कोलेट्रल में जो एग्रीमेंट होगा वो वैलिड होगा, वो इलीगल एग्रीमेंट के कोलेट्रल में जो भी एग्रीमेंट होगा वो वॉइड होगा, तो वहां पर रेस्टिट्यूशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? अरे सी नहीं बेटा, डी मान लो, गलती हो गई चलो ठीक है, मेरी बात समझ में आई? हाँ, वेजरिंग का मतलब बेटा
बैटिंग करना, वेजरिंग का मतलब सट्टा लगाना, बैटिंग करना, और वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। क्लियर है? देखो ये जो बेटा आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, किसने क्वेश्चन पूछा था ये वाला? आन्या। आन्या ने क्वेश्चन पूछा है कि सर दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं फॉर सेल और परचेज ऑफ हॉर्स। एट द टाइम ऑफ एंट्रिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज डोंट नो हॉर्स मर चुका है, तो रेस्टिट्यूशन मिलेगा? और अगर सेलर को पता है हॉर्स मर चुका है तो भी एंटर कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, तो रेस्टिट्यूशन मिलेगा? तो देखो सबसे पहले तो बेटा इन दोनों में इफेक्ट अलग होगा, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये समझो अन्य कि ये जो केस आप बता रहे हो ना, ये मिस्टेक का केस है बेटा, ये बाइलेटरल मिस्टेक का केस है, ये बाइलेटरल मिस्टेक का केस है। बाइलेटरल मिस्टेक अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग फ्री कंसेंट वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे बाइलेटरल मिस्टेक, जब दोनों पार्टी से गलती होती है, वो एक अलग प्रोविजन है। दूसरा आपने लिखा है कि अगर सेलर को पता है कि हॉर्स मर चुका है और उसके बावजूद वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, तो बेटा ये भी फ्री कंसेंट वाले चैप्टर में पढ़ोगे, ये फ्रॉड का केस है, और फ्रॉड का केस है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, जब वॉइडेबल होगा तो फिर वहां पर रेस्टिट्यूशन बेनिफिट मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आई? डन है आन्या? देखो अब नेक्स्ट एक लास्ट बचा हुआ है बेटा, अनइनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। अनइनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट बहुत आसान है, समझो। कल मैंने आपको बताया था कि वैसे तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी फॉर्मेलिटीज नहीं बताई गई हैं, नो फॉर्मेलिटीज। कॉन्ट्रैक्ट कैसा भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, राइटिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी भी कानून में, अगर किसी भी कानून में कुछ भी लीगल फॉर्मेलिटी बताई गई है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट उसी लीगल फॉर्मेलिटीज होना चाहिए, जैसे राइटिंग, रजिस्ट्रेशन, विटनेस, है ना, स्टैंप, तो वहां पर वो लीगल फॉर्मेलिटी होनी चाहिए, ठीक? तो अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में लीगल फॉर्मेलिटी में कोई कमी है या लीगल फॉर्मेलिटीज को आपने फॉलो नहीं किया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अनइनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। यानी वो कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया है, कॉन्ट्रैक्ट तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में कमी नहीं है, लेकिन आप उसको लॉ में इन्फोर्स नहीं करा सकते, आप उसको लॉ में इन्फोर्स नहीं करा सकते। जैसे सपोज करो कि लॉ ये कहता है कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है विद 10% स्टैम्प ड्यूटी के साथ में। 10% स्टैम्प ड्यूटी के साथ में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रजिस्ट्री, रजिस्ट्री करवानी है, ठीक है? तो 10% स्टैम्प ड्यूटी के साथ में रजिस्ट्री करवानी है। अब अगर मान लो कि एक मिस्टर ए है, इनको लॉ के बारे में नहीं पता, ये किसी वकील के पास में भी नहीं गए, किसी सीए के पास में भी नहीं गए, तो इनको आइडिया नहीं था कि 10% स्टैम्प ड्यूटी लगानी है, लेकिन इनको ये पता था कि स्टैम्प ड्यूटी लगनी है। इन्होंने क्या किया कि बी से एक लैंड खरीदी, लैंड खरीदी 20 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की लैंड खरीदी, तो 2 लाख रुपए की स्टैम्प ड्यूटी लगनी थी, लेकिन इन्होंने 1 लाख रुपए की स्टैम्प ड्यूटी पे करी। इन्होंने क्या किया, 1 लाख रुपए की स्टैम्प ड्यूटी पे करी, पे कर दी, रजिस्ट्रेशन भी हो गया, सब कुछ हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कुछ समय के बाद में ए और बी के बीच में डिस्प्यूट हो गया इसी जमीन को लेकर के, यानी कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है, जमीन को लेकर के। अब ये दोनों लोग गए कोर्ट में, कोर्ट ने ए से बोला कि आपके पास में प्रॉपर्टी के पेपर हैं, आपने प्रॉपर्टी खरीदी है? इन्होंने कहा सर मेरे पास में प्रॉपर्टी के पेपर है, मैंने रजिस्ट्री करवाई हुई है। कोर्ट ने कहा दिखाइए। अब जब कोर्ट ने इनके पेपर्स देखे तो इसमें देखा यार 2 लाख की जगह पर 1 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी लगी हुई है, तो वहां पर बेटा कोर्ट इनके जो प्रॉपर्टी के पेपर हैं उसको कंसिडर नहीं करेगा। क्यों नहीं कंसिडर करेगा? कोर्ट यहां पर बोलेगा कि भाई लॉ के अकॉर्डिंग इसमें 2 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी लगनी थी, आपने 1 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी लगाई है, यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट में टेक्निकल
डिफेक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट में एक टेक्निकल डिफेक्ट है, इसकी वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट एविडेंस के तौर पे कंसीडर नहीं करेगी, सबूत के तौर पे कंसीडर नहीं करेगी। तो अब यहां पर ये तो फंस गए, लेकिन बेटा यहां पर जो अनइन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, जिसमें इस तरीके का टेक्निकल डिफेक्ट होता है, तो जैसे ही आप इस टेक्निकल डिफेक्ट को रिमूव करोगे वैसे ही ये इनफोर्सिएबल हो जाएगा, वैसे ही ये इनफोर्सिएबल हो जाएगा इन कोर्ट, तब फिर कोर्ट मान लेगी। अब यहां पर ए क्या करेंगे, ए तुरंत के तुरंत जाएंगे, 1 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी और पे कर देंगे, 1 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी और पे कर देंगे, अगर कुछ पेनाल्टी वगैरह लगी होगी तो वो पेनाल्टी भी लगा देंगे। अब उसके बाद में कोर्ट इनके डॉक्यूमेंट को कंसीडर कर लेगा। दिस इज कॉल्ड अनइन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? अलीना, अलीना बेटा अगर देखो, अगर तुम्हें डाउट है तो तुम इंडिविजुअली पूछ लेना बेटा, क्रैश कोर्स चल रहा है, ठीक है, क्रैश कोर्स में मुझे सारे स्टूडेंट्स को देखना है, टाइम को भी देखना है, ठीक है। तो अगर अकेले तुमको प्रॉब्लम है तो तुम मेरे से इंडिविजुअली टेलीग्राम पे पूछ लेना, अगर सब लोगों को प्रॉब्लम है तो उसको मैं क्लास में डिस्कस कर लूंगा। तुम नोट करती चलो कि तुम्हें कहां कहां पर प्रॉब्लम है, वो मेरे को टेलीग्राम पे भेजो, अकेले मैं उस पर डिस्कस कर लूँ, मुझे सारे बच्चों पर फोकस करना है ना, और टाइम भी बेटा कम है, सिलेबस भी पूरा कवर अप करना है, ठीक है। तो इस वजह से डन सबको। तो देखो अब यहां पर वापस से आते हैं, तो देखिए हम लोगों ने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा, इलीगल एग्रीमेंट को पढ़ा, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा, ठीक है। वैलिड, वॉइड, इसके सारे एग्जाम्पल बेटा रीड करने हैं आपको, सारे के सारे एग्जाम्पल रीड करने हैं, ये मैं होमवर्क आपको दूंगा अभी। चलो मैं बताता हूँ। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये डिफरेंस हो गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। इलीगल, ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, देखो मैंने यहां पर पहले से ही लिखा हुआ है, इलीगल एग्रीमेंट होता है हमेशा, इसको सही कर लेना, ठीक है। वॉइड एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट के बीच में यहां पर डिफरेंस भी बताया गया है, ठीक है। देखो यहाँ पर कोलेट्रल वाला मैंने पॉइंट आपको बताया, कोलेट्रल वाला पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अनइन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट बताया मैंने, ठीक है। तो यहां तक बेटा डन है। अब देखो नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। अन्य कौन सा बेटा? सर सितंबर अटेम्प्ट, बेटा सितंबर अटेम्प्ट का बैच जो है वो 6 अप्रैल से स्टार्ट होगा, मंडे से। तो अगर जो स्टूडेंट सितंबर वाले बैठे हैं वो इसमें बिल्कुल ना बैठे, क्योंकि ये क्रैश कोर्स चल रहा है, इसमें स्पीड में थोड़ा पढ़ाया जाता है। जिन बच्चों को सितंबर में पढ़ना है उनको थोड़ा सा आराम आराम से एक एक वर्ड मैं एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगा, ठीक है, जैसे नीव बैच वाले बच्चों को पढ़ाया था। तो सितंबर वाले बच्चे भी क्लास में ना बैठे, सितंबर वाले बच्चों के लिए मंडे से क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है। अनइन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, अनइन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है बेटा कि जहां पर देखो जहां पर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसमें कुछ टेक्निकल डिफेक्ट है। टेक्निकल डिफेक्ट का मतलब क्या हुआ? टेक्निकल डिफेक्ट का मतलब उसमें कोई कमी है, जैसे रजिस्ट्रेशन की कमी है, स्टैम्प की कमी है, ठीक है, या यहाँ पर टाइम बार डेट दिया हुआ है। टाइम बार डेट का मतलब अच्छा मैं बता देता हूँ क्या होता है। पहले देखो यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है बार्ड बाय लिमिटेशन, ठीक है। तो यहां पर कोई भी पार्टी उसके ऊपर सूट नहीं कर सकती है, सूट फाइल नहीं कर सकती है, ठीक है। देखो एब्सेंस इन राइटिंग, ठीक है। देखो बार्ड बाय लिमिटेशन या टाइम बार्ड डेट दोनों एक ही बात होती है। देखो टाइम बार्ड डेट का मतलब क्या होता है, जैसे ए ने बी को 10,000 रुपए दिए, ठीक है, ए ने बी को 10,000 रुपए दिए, ठीक। बी ने ए को बोला कि मैं तुम्हें 1 जनवरी 2026 में ये पैसा वापस करूंगा। बी ने ए को बोला कि मैं 1 जनवरी 2026 को ये पैसा वापस करूंगा, लेकिन 1 जनवरी निकल गई, बी ने पैसे वापस नहीं किए, ठीक। अब यहां पर ए क्या कर सकता है बेटा? ए कैन मूव टू कोर्ट,
एक कोर्ट जा सकता है और कोर्ट में जाकर के कहेगा कि मैंने बी को 10,000 रुपए दिए थे, जो इन्होंने 1 तारीख को प्रॉमिस किया था वापस करने का, 1 तारीख निकल गई, इन्होंने पैसे वापस नहीं किए। लेकिन अब एक कानून है, आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, आपके सिलेबस में बस केवल एक टॉपिक है, ठीक है। एक कानून है लिमिटेशन एक्ट 1963। लिमिटेशन एक्ट 1963 क्या बताता है कि भाई अगर आपके पास में अधिकार है कोर्ट में जाने का, तो वो अधिकार अनलिमिटेड समय के लिए नहीं है, वो अधिकार अनलिमिटेड समय के लिए नहीं है, उसकी एक टाइम लिमिट है, उसकी एक टाइम लिमिट है। यानी इस टाइम लिमिट के अंदर ही आप केस फाइल कर सकते हो, और अगर ये टाइम लिमिट निकल गई तो फिर आप कोर्ट में नहीं जा सकते, फिर आप कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते, ठीक। और नॉर्मल आपके बिजनेस लॉ में मोस्टली पैसों का लेन देन होता है, तो वैसे तो टाइम लिमिट बहुत सारी है, बहुत सारी है टाइम लिमिट, लेकिन जो पैसों का लेन देन होता है बेटा, उसके लिए टाइम लिमिट है 3 साल। यानी अगर आपने 3 साल के अंदर केस फाइल कर दिया तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 3 साल के अंदर आपने केस फाइल नहीं किया तो फिर वो डेट आपका टाइम बार्ड हो जाएगा। टाइम बार्ड का मतलब टाइम ने रोक दिया, बार्ड का मतलब होता है रोकना, टाइम ने आपके डेट को बार्ड कर दिया, रोक दिया, अब आप कोर्ट में नहीं जा सकते। अब आप अगर कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट आपके केस को कैंसिल कर देगी, अब आप कोर्ट के थ्रू ये पैसा रिकवर नहीं कर सकते, इसी को ही बोला जाता है टाइम बार्ड डेट। अब देखो यहां पर ए के पास में राइट है कि ए जो है वो सूट फाइल कर सकता है बी के ऊपर, लेकिन 3 साल के अंदर। तो अब 1 तारीख को इन्होंने प्रॉमिस किया था, तो 1 तारीख को वापस नहीं किया, तो 2 तारीख से इनका टाइम पीरियड शुरू हो गया, यानी 2 जनवरी 2026 से 2 जनवरी 2029, 3 साल का समय। और अगर ये डेट निकल गई तो उसके बाद में ए कैन नॉट मूव टू द कोर्ट, उसके बाद में ए कोर्ट में नहीं जा सकता। मेरी बात समझ में आई? तो अब देखो यहां पर अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया हुआ है। अब जैसे अगर मान लीजिए कि मिस्टर ए 5 जनवरी को 5 जनवरी 2029 को कोर्ट में गए और कोर्ट में जाकर के बोला कि सर आज से 3 साल पहले मैंने बी को 10,000 रुपए दिए थे, अभी तक बी ने वापस नहीं किए, मुझे 10,000 रुपए और इंटरेस्ट ये चाहिए। कोर्ट देखेगा कि यार ये तो टाइम बार डेट हो चुका है, यानी कि अब इस कॉन्ट्रैक्ट में, इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इसमें टेक्निकल डिफेक्ट आ गया है, और अगर टेक्निकल डिफेक्ट आ गया तो कोर्ट उसको इन्फोर्स नहीं करेगी, कोर्ट उसको कैंसिल कर देगी। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? आन्या, अमन, आन्या, अमन, सब लोगों को बात समझ में आई बेटा, है ना? ठीक है, चलो तो अब देखो, चलो बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, वैलिडिटी के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के होते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया? बनना, बनाना, फॉर्म करना, यानी बनने के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट को कितनी तरह से बनाया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह से बनता है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के होते हैं। इसको बहुत अच्छे से समझना बेटा, ठीक है। देखो, ये एक होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है इम्प्लाइड, एक होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, एक होता है टैसिट और एक होता है क्वासी, ठीक। सबसे पहले आते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट पे। एक्सप्रेस का मतलब होता है बेटा जहां पर शब्दों का इस्तेमाल हो, जहां पर शब्दों का इस्तेमाल हो, वर्ड्स यूज हो रहे हो। वर्ड्स कैसे भी यूज हो सकते हैं, ओरल भी यूज हो सकते हैं और राइटिंग में भी हो सकते हैं। हम बोल करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप मेरी कार खरीदोगे, या मैं आपको एक लेटर पोस्ट कर रहा हूं कि क्या आप मेरी कार खरीदोगे। तो जहां पर शब्दों का इस्तेमाल हो रहा हो, चाहे वो बोल करके हो रहा हो, चाहे वो लिख करके हो रहा हो, तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। डन है। अब आता है इम्प्लाइड।
ठीक है। इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है बेटा? इम्प्लाइड का मतलब होता है बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज। बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज का मतलब जहां पर हम कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं, जहां पर हम कुछ ऐसा कंडक्ट कर रहे हैं, जहां पर हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि यार यहां पर तो एक कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो रहा है। जैसे अगर सपोज करो एक मिस्टर ए और एक मिस्टर बी थे, इन दोनों के बीच में बड़े पुराने समय से बिजनेस रिलेशन थे। ए सामान सप्लाई करते थे, बी ए को पैसा दे देते थे। ठीक, एक बार क्या हुआ, ए के पास में एक बार राइस का जो स्टॉक है वो बहुत ज्यादा आ गया। ए के पास में राइस का स्टॉक बहुत ज्यादा आ गया। अब ए के पास में रखने की जगह नहीं थी। ठीक, ए ने क्या किया, बी से पूछा नहीं, ना बी को कुछ लेटर लिखा, कुछ नहीं। इसने अपने ड्राइवर को बुलाया और ड्राइवर से बोला एक काम करो, 50 बैग जो हैं, 50 बैग जो हैं वो तुम बी के यहां ले जाओ। 50 बैग तुम बी के यहां ले जाओ। बी को रखना होगा तो रख लेगा, वापस करना होगा तो वापस कर देगा, लेकिन हमारे पास में जगह ही नहीं है गोडाउन में, तो हम लोग रखेंगे कहां पर? ड्राइवर ने कहा ठीक है। अब ड्राइवर जो है वो 50 बैग लेकर के बी के पास में पहुंच गया। अब आप समझना यहां पर लीगल इफेक्ट समझना, ठीक है। अब देखो, तो ए ने बगैर पूछे, बगैर बताए बी के पास में 50 बैग भेजे और अपने ड्राइवर को क्या बोला, रखना होगा तो रख लेगा, वापस करना होगा तो वापस कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर बेटा ए बी को एक साइलेंट ऑफर दे रहा है ना, एक साइलेंट क्या कर रहा है, ऑफर दे रहा है ना, कि क्या तुम 50 बैग राइस को लोगे, बगैर पूछे भेजे। अब बी के पास में ड्राइवर पहुंचा, ड्राइवर ने बी को बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है, गोडाउन में जगह नहीं थी, तो सर ने कहा है कि ये 50 बैग हम आपको दे दें। बी ने बोला कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, ये जो राइस है 50 बैग है, इसको तुम गोडाउन में ले जाकर के रखवा दो। ड्राइवर ने बोला ठीक। अब देखो, अब बी ने भी ए को कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, लेकिन बी ने भी एक ऐसा कंडक्ट किया, उसने ड्राइवर को बोला कि ये बैग जो है वो मेरे गोडाउन में रख दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसने भी साइलेंटली अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। तो यहां पर बेटा चुपचाप एक ऑफर भी हो गया, एक एक्सेप्टेंस भी हो गया, सब कुछ वैलिड है, सारी चीजें वैलिड है, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना। अब कल को 1 महीने के बाद में मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ बी से बोला कि भाई वो यार 50 बैग तुम्हें भेजे थे, तुमने गोडाउन में रखवा लिए थे, उसकी पेमेंट करवा दो यार। तो क्या अब बी पेमेंट देने से मना कर सकता है? या अगर बी पैसा नहीं दे रहा है तो क्या ए बी से वो पैसा रिकवर कर सकता है? यस, कर सकता है। क्यों? क्योंकि बेटा ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। यहां पर शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन दोनों के कंडक्ट ये बता रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? मेरी बात समझ में आ रही है? बी को देने पड़ेंगे। क्लियर? डन है बेटा? डन है? डन है सबको? ठीक है, अन्य डन है? अब देखो मेरी बात समझना, तो इम्प्लाइड का मैंने आपको मतलब बता दिया, बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज। अब देखो इम्प्लाइड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक टेसिट और एक क्वासी। टेसिट का मतलब बेटा क्या होता है? टेसिट का मतलब होता है साइलेंट, चुपचाप। जैसे एक मान लीजिए कि मैं नोएडा में हूं, ठीक है, मान लीजिए यहां से एक बस है जो नोएडा से दिल्ली, दिल्ली में कोई भी जगह ले लेते हैं, कनॉट प्लेस ले लेते हैं, कि नोएडा से कनॉट प्लेस डेली एक बस जाती है। अब बस में खड़े होकर के कोई आदमी मेरे को इनवाइट तो नहीं कर रहा, मैं डेली जाता हूँ, बस में बैठता हूँ, टिकट खरीदता हूँ, कनॉट प्लेस में जाकर के उतर जाता हूँ, मेरा किसी से कोई कम्युनिकेशन नहीं है। तो यहां पर बेटा क्या हो रहा है, यहां पर इसको क्या बोलेंगे, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। बस के साथ में भी तो मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना। कल को मैं बस का टिकट ना खरीदूं, क्या बस वाला मेरे ऊपर केस नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। अगर बस वाले ने कोई भी लापरवाही करी तो क्या मैं बस वाले के ऊपर केस नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। मेरा और बस वाले का भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में डेली रूटीन बेसिस पर करते हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं चलता कि यार ये कोई कॉन्ट्रैक्ट भी बन रहा है क्या। जैसे आप एटीएम मशीन में गए पैसे निकालने के लिए, आपने पैसे निकाले, आपके अकाउंट से पैसे कट गए, लेकिन पैसे निकले नहीं, पैसे आपको मिले नहीं।
तो क्या आप बैंक के ऊपर क्लेम कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पर एटीएम मशीन से पैसे निकालना भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। आप रेलवे में ट्रेवल करते हो, रेलवे का टिकट खरीदते हो, ये भी अपने आप में एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है। आप ओला से, उबर से, रैपिडो से बाइक, कार, ये सारी चीजें बुक करते हो, ये भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है। आप ग्रोसरी स्टोर में जाकर के सामान खरीदते हो, ये भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है। लाइफ में, डेली रूटीन में आप अगर अपने घर से बाहर निकलते हो तो बेटा दिन भर में दसियों तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो, लेकिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा नहीं है, उसके लीगल इफेक्ट्स पता नहीं है, तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, उसके लीगल इफेक्ट्स क्या होंगे। तभी तो लोग वकीलों से, सीए से, सीएस से, सीएमए से डरते हैं, क्योंकि उनको यार सारी लीगल चीजें पता है। एक आम आदमी को पता ही नहीं होता कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो ये सारी चीजें हमारी डेली रूटीन लाइफ का हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। एटीएम मशीन से पैसा निकालना, रेलवे में ट्रेवल करना, रेलवे का टिकट खरीदना, बस का टिकट खरीदना, ये सब कुछ आता है टैसिट में। मेरी बात समझ में आई? हाँ अमन पूछ लो। हाँ अमन पूछो यार, तुम तो डर गए क्या? तन्मय बुक में दिया हुआ है बेटा, बुक में दिया हुआ है, अभी मैं दिखाऊंगा कहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, हाँ अमन पूछ लो। ठीक है देखो, अब नेक्स्ट आता है क्वासी। क्वासी का मतलब क्या होता है बेटा? क्वासी जो वर्ड होता है ना, उसका मतलब होता है सेमी या सेम एज। सेम एज का मतलब क्या होता है बेटा? जैसा। सेम एज का मतलब क्या होता है? जैसा। जैसा वर्ड हम लोग कब यूज करते हैं? जब हम लोग किसी चीज को ओरिजिनल से कंपेयर करते हैं। सेम एज कॉन्ट्रैक्ट, सेम एज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्वासी जो वर्ड है उसका मतलब क्या है? सेम ही या सेम एज, जैसा। जैसे अगर सपोज करो कि आपने एक फोन खरीदा, उस फोन का शेप जो है वो आईफोन जैसा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि यार ये फोन तो बिल्कुल आईफोन जैसा दिख रहा है। तो दोनों में कंपैरिजन हो रहा है ना, ओरिजिनल के बीच में और डुप्लीकेट के बीच में, है ना। तो अब आप समझो कि यहां पर क्या बोला गया है? यहां पर बोला गया है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के जैसा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ बेटा? ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के जैसा है। हो सकता है दिमाग से चीजें बाउंस हो, परेशान मत होना, नहीं समझ में आए दोबारा से पूछना। ठीक है, मैं दोबारा से बताऊंगा। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट के जैसा। ये बेटा नॉट ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो इसके लीगल इफेक्ट होते हैं, सेम एज, सेम एज ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। इसके जो लीगल इफेक्ट होते हैं वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट जैसे होते हैं, लेकिन ये रियल में ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। जैसे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या चाहिए होता है बेटा? ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के लिए चाहिए होता है ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ होना चाहिए। तो यानी कि ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस होगा, तभी वो एग्रीमेंट में होगा। जब इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ होगी तभी वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर ना तो ऑफर है ना एक्सेप्टेंस है, जब ये दोनों नहीं है तो एग्रीमेंट भी नहीं है, लेकिन बस केवल एक चीज है, इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। यानी कि हम कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में जाने का राइट है हमारे पास में एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए, तो इसको क्या बोलेंगे? केवल इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। तो इसी वजह से बोला जाता है बेटा ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑफर भी चाहिए, एक्सेप्टेंस भी चाहिए, कंसीडरेशन भी चाहिए, तमाम तरीके की चीजें चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर बस केवल एक चीज है, इनफोर्सिएबल बाय लॉ, केवल इनफोर्सिबिलिटी है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सपोज करो, मान लो कि मैं सोसाइटी में एक रहता हूं, ठीक है। मेरे सोसाइटी में मान लीजिए कि मैं 23rd फ्लोर पर हूँ। एक बंदा और है, प्रतीक, उसका भी नाम है, प्रतीक श्रीवास्तव उसका भी नाम है, प्रतीक श्रीवास्तव मेरा भी नाम है। वो 10th फ्लोर पे रहता है। वो अक्सर क्या करता है कि अक्सर वो ऑनलाइन शॉपिंग करता है, मैं नहीं करता, मैं रेयर केस में करता हूँ। एक बार मैंने ऑनलाइन अमेजोन से एक फोन मंगाया, प्रीपेड ऑर्डर, पेमेंट कर दी और फोन बुक करा दिया। अब जब
डिलीवरी वाला सोसाइटी में आया, उसने सिक्योरिटी गार्ड से बोला कि प्रतीक श्रीवास्तव कौन से फ्लैट में रहते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड को लगा कि यार ये 10th फ्लोर वाले प्रतीक श्रीवास्तव की बात कर रहा है, तो उसने उसको 10th फ्लोर पे भेज दिया। अब उस बंदे के पास में डिलीवरी बॉय पहुंचा, उसने उसको फोन दिया, उसने फोन रख लिया। अब जब मेरा फोन आया नहीं, मैं परेशान, मैंने अमेजोन में कस्टमर केयर पे कॉल करी, तमाम जगह पर कॉल करी। अब जब तमाम जगह पर कॉल करी तो मुझे पता चला कि यार मेरा फोन तो डिलीवर हो चुका है। मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, सिक्योरिटी गार्ड वाले ने बोला कि सर मैंने तो 10th फ्लोर में भेजा था। अब 10th फ्लोर वाले ने वो फोन ले लिया। अब आपको बताना है कि क्या मैं उस 10th फ्लोर वाले से, जो 10th फ्लोर वाला प्रतीक श्रीवास्तव है, क्या उससे वो फोन रिकवर कर सकता हूं? क्या मेरे पास में ये राइट है? क्या मेरे पास में ये राइट है कि मैं उसके ऊपर केस करके वो फोन रिकवर कर सकता हूं? क्या इसकी ऑब्लिगेशन बनती है कि ये मेरे को फोन वापस करे? कर सकते हैं ना? तो बेटा देखो, यहां पर मेरे पास में अधिकार भी आ रहा है, इसके पास में ऑब्लिगेशन भी अराइज हो रही है, लेकिन मेरे और इसके बीच में कोई एग्रीमेंट तो हुआ नहीं था, कोई कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ नहीं, लेकिन तो भी मेरे पास में एक राइट आ रहा है और इसकी ऑब्लिगेशन अराइज हो रही है। तो बेटा इसी वजह से इसको बोलते हैं, ये बिल्कुल सेम एज कॉन्ट्रैक्ट है। मैं इसके ऊपर सूट फाइल करके अपना मोबाइल रिकवर कर सकता हूं, और अगर ये मोबाइल यूज कर चुका है तो मैं मोबाइल के पैसे इससे रिकवर कर सकता हूं। डन है? पूरा राइट है। वेरी गुड आलोक, वेरी गुड मृदुल, गुड मोहित, गुड सोबिया, गुड जानवी। ठीक है, डन है। तो बेटा यही होता है आपका इम्प्लाइड। अब देखो, इम्प्लाइड का पार्ट है टेसिट, मैंने आपको बताया क्वासी, ये एग्जांपल मैंने आपको बता दिए। ई कॉन्ट्रैक्ट बेटा बहुत आसान है। ई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट इंटरनेट से होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट इंटरनेट के थ्रू होते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। डन? एक बार सब लोग कॉपी और पेन निकाल लो बेटा, एक बार सब लोग कॉपी और पेन निकालो, फटाफट से, फटाफट से कॉपी और पेन निकालो। सब लोग फटाफट से कॉपी और पेन निकालो और आज का होमवर्क नोट करो। आज का होमवर्क नोट करो फटाफट से। ठीक है, तो देखो बेटा, सबसे पहले तो जितना आज हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है उसकी मॉड्यूल से रीडिंग लगानी है पूरी प्रॉपर, अच्छे से कम 2 बार। कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड, कोई भी लाइन ना समझ में आए, आज आप लोगों का ग्रुप बन जाएगा तो आप लोग टेलीग्राम पे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है, वरना कल आप क्लास में पूछना। आज हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है ना, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े, तो कम से कम 2 बार उसकी रीडिंग लगानी है। ठीक है, जिन लोगों ने आईआरएफ के क्वेश्चन नहीं किए थे वो लोग आईआरएफ के क्वेश्चन करेंगे, और बाकी जितना आज हम लोगों ने पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ये पूरा कंप्लीट करना है। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन तक पूरा रिवीजन करना है। दूसरा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 and 3 फ्रॉम मॉड्यूल, ये क्वेश्चन नंबर 1 and 3 इसको सॉल्व करना है। ये आप अभी लिखोगे, ठीक है, अभी आप लिखोगे आज की तारीख में, कल मैं इसको क्लास में करवाऊंगा, कल मैं इसको क्लास में करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन पहली बार कोशिश आपको करनी है, पहले आप रिवाइज करना, रिवाइज के बाद में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इसको एक बार मॉड्यूल से करना। तीसरा, आप डीसी ऐप पर जाओगे, सॉरी, आप जो है डीसी ऐप पर जाओगे, डीसी ऐप में आपको लॉ में 2 चीजें देखनी है। एक आपको नोट्स देखने हैं, वो नोट्स थोड़ा सा आसान उसमें मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है, नोट्स आपको देखने हैं। दूसरा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेटा वहां पर बहुत सारे हैं,
प्रैक्टिस क्वेश्चन वहां पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, पूरी की पूरी एक मैंने बुक बनाई हुई है, ठीक है। उस बुक में क्वेश्चन भी है बेटा और सजेस्टेड आंसर भी हैं, सजेस्टेड आंसर भी हैं। तो अगर किसी को राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो वो सजेस्टेड आंसर का रेफरेंस ले सकता है, वो सजेस्टेड आंसर का रेफरेंस ले सकता है। और नोट्स में चैप्टर के एंड में, चैप्टर के एंड में भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो पीवाईक्यूज हैं, वो लास्ट टर्म पे पूछे गए हैं पिछले सालों में, 4-5 सालों में, ठीक है। वो पीवाईक्यूज भी आपको देखने हैं। साथ में जो बुकलेट है प्रैक्टिस क्वेश्चन वाली, उसमें हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस हैं विद सजेस्टेड आंसर हैं। तो किसी को अगर कोई प्रोविजन समझ में ना आ रहा हो, या कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, या आपको देखना है कि आंसर की ड्राफ्टिंग कैसे होती है, तो आप सजेस्टेड आंसर से रेफरेंस ले सकते हो। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ये बेटा आज आपको करना है। 2 घंटे का टाइम रहेगा, मैंने आपका टाइम टेबल फर्स्ट टाइम में बनाया था, 2 घंटे का टाइम रहेगा आपको लॉ के लिए। तो 2 घंटे में ये सारी चीजें आपको सेटअप करनी है। डन है? हाँ रोहित, मॉड्यूल के भी सजेस्टेड आंसर देख सकते हो, और जो मैंने बुक बनाई है उसके भी सजेस्टेड आंसर देख सकते हो। जिसके तुम्हें आसान लगे उसको फॉलो करो, जिसके तुम्हें सही लगे उसको फॉलो करो। उज्जवल, वो हमारी हेडेक है, उसके लिए तुम परेशान मत हो। वो हमारी हेडेक है, वो हमारे ऊपर छोड़ दो। मैंने पहली क्लास में बोला था, अब दिमाग मत चलाओ, टीचर्स के ऊपर ट्रस्ट करो, ठीक है। मेहनत से, ईमानदारी से तुम लोगों का पूरा सिलेबस करवाएंगे। कैसे तुम लोगों को करवाना है, किस तरीके से तुम लोगों की तैयारी करानी है, वो बेटा हमारे ऊपर छोड़ दो। आर्यन, अभी टाइम हो गया है बेटा, आपकी दूसरी क्लास भी है, तो एक बार तुम रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। एक बार इसका चाहो तो फोटो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो भी करना चाहो वो ले सकते हो, इसकी फोटो ले लो। ये आज का होमवर्क है। ये सब प्रीवियस बैच में मिलेगा क्या? हाँ बेटा, जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं वो सारे मैं रिवाइज, मतलब क्रैश कोर्स के अलग है। जो नीव बैच रेगुलर चल रहा था उसमें मैंने ऑलरेडी सब कुछ बहुत डेप्थ में पढ़ाया हुआ है, बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। नहीं बेटा, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, और मेल के थ्रू हो रहा है तो वहां पर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो शब्दों का यूज कर रहे हैं तो वह एक्सप्रेस होगा, है ना ईशान? नींद कम करने का तरीका बताएं सर। क्यों लिखे करने हैं क्या? क्वेश्चन लिखने हैं, बिल्कुल क्वेश्चन बेटा लिख के करने हैं। तन में क्वेश्चन को अपने हाथ से लिखोगे तभी तो एग्जाम में कर पाओगे। कल बेटा नॉर्मल क्लास होगी, कल नॉर्मल क्लास होगी, ठीक है। चलो अभी तुम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह अगर कर लो, 11 बजे से तुम्हारी इको की क्लास है, ठीक है। चलो फिर हम लोग मिलते हैं कल, ठीक है। क्लास रेगुलर होगी बेटा। बेटा वो मॉड्यूल का पार्ट नहीं है ईशान, वो सॉरी, वो इम्प्लाइड का पार्ट नहीं है, वो इम्प्लाइड का पार्ट नहीं है। इम्प्लाइड की बस केवल 2 कैटेगरी होती हैं, इम्प्लाइड की बस केवल 2 कैटेगरी होती हैं, एक टैसिट और एक क्वासी। टैसिट और क्वासी इसमें मॉड्यूल में अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको बताया कि टैसिट और क्वासी ये इम्प्लाइड का पार्ट होते हैं, और ये ई कॉन्ट्रैक्ट एक अलग से होता है। इन्होंने यहां पर थर्ड वाला जो पॉइंट है ना, ये गलत लिखा हुआ है, ये थर्ड नहीं होना चाहिए, ये थर्ड होना चाहिए। जो मेरे नोट्स हैं उसमें मैंने इसको करेक्ट किया हुआ है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्न पर, ठीक है। चलो एवरीवन, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट। इको की क्लास में एमसीक्यू होंगे। बाय एवरीवन, आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है।